अध्याय 32। संपादित करें। पिंकी मिनखे हमेशा लगन से जल्दी उठती है। अभी सुबह हुई है। परिवेश कागज की तरह शांत है। वह अपना स्कूल बैग लेकर नीचे गई, मैनेजर की चाबी ली और लोहे का दरवाजा खोलने के लिए नीचे बैठ गई। जैसे ही लोहे का दरवाजा खुला, उसने तुरंत बाहर की लंबी और पतली आकृति को देखा। अरे मिस्टर हाय, आप इतनी सुबह यहाँ क्यों हैं? क्या तुम्हें कल रात नींद नहीं आई? मिनखे एक साथ 3 सीढ़ियां नीचे कूदा, तेजी से भागा, अपने लाल बालों को अपने माथे से हटाया। क्या कोई जरूरी काम है? तुम्हें नींद कैसे नहीं आती? फोडोंग हाय, यह बेवकूफ बच्चा है। क्या आपको लगता है कि मैं स्टील का आदमी हूँ? जैसा लग रहा था। और उसने कहा, कल जब मैं स्टेशन से घर पहुंचा तो तुरंत सो गया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सो गया था। मैं जाग गया। आज सुबह जल्दी उठना कुछ भी गलत नहीं था, इसलिए मैं टहलने के लिए बाहर चला गया। ठीक उसी समय जब मैं नीचे आपके शयनगृह के पास से गुजर रहा था, फोडोंग हाय ने पूछा, कल आप किसी को लेने गए थे, क्या आप उन्हें ले जा सकते हैं? इसे उठाएं। डोंग परिवार का जिक्र करते हुए मिनखे के होठों के कोने फिर से मुड़ने लगे। भले ही हमने उन्हें 2 साल से नहीं देखा है, लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती। आंटी डोंग और अंकल डोंग दोनों थोड़े मोटे हैं और डोंग थए एम थोड़े पतले हैं। उसने कहा, सबसे पहले वे बसने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं। आज स्कूल के बाद मैं उनके साथ खाना खाने आऊंगा। कुछ ही समय में डोंग थाम पढ़ने के लिए हमारे स्कूल में स्थानांतरित हो जाएगा। कौन? डोंग थाम। फोडोंग हाय ने सोच समझकर त्रियु मिनखे की प्रसन्न उपस्थिति को देखा, जिससे वह ऊपर नीचे कूदना चाहता था। अपनी कड़वाहट न दिखाने की कोशिश करते हुए उसने उदासीनता से कहने का नाटक किया, क्या यह पुरुष है या महिला? नाम? मुझसे 1 साल छोटा, मेरा पिछला पड़ोसी था। फोडोंग हाय ने अचानक पूछा, क्या आप उसे पसंद करते हैं? आपको क्या पसंद है या क्या नहीं? बस पड़ोसी। मिनखे ने भौहें सिकोड़ ली और फोडोंग हाय की ओर देखा। इसके अलावा उसे बहुत संदेह था कि फोडोंग हाय जैसे एक कोशिकीय स्कूल के बड़े भाई को पता था कि पसंद करना किसे कहते हैं या नहीं। पिछली बार संगीत कक्षा के दौरान एक लड़की ने उसके लिए एक कागज की क्रेन मोड़ दी, लेकिन उसने दूसरी लड़की से जमकर पूछा कि क्या वह लड़ना चाहती है या नहीं। भले ही वह स्पष्ट था, फोडोंग हाय कभी भी स्पष्ट नहीं था। तो वह तुम्हें पसंद करता है? नापसंद, मिनखे ने अनिच्छा से कहा। अब मैं सिर्फ अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहता हूँ। आप मेरी वर्तमान स्थिति भी जानते हैं। अब मैं त्रियु मिनखे नहीं हूँ, मैं न्यूहो लोक हूँ। एक मिनखे, मुझे निश्चित रूप से अपनी उपलब्धियों में सुधार करना चाहिए। एक न्यूहो लोक किंग राजवंश के दौरान एक बहुत ही सामान्य जुड़चिन उपनाम है। 2 परिवार जिन्होंने किंग सम्राटों के लिए सबसे अधिक महारानी और रखैले पैदा की। स्रोत: गूगल। जैसा कि मैं इसे समझता हूँ, यहाँ मिनखे कहना चाहता है। अब वह सिर्फ खूबसूरत मिनखे है, त्रियु परिवार की अमीर मिनखे नहीं है, इसलिए उसे अच्छी तरह से अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। फोडोंग हाय को वह उत्तर मिल गया है जो वह चाहता था। अपनी खुशी को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने खुशी से सोचा, उसने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, यह सब एक बहाना था। स्पष्ट रूप से मैं तुम्हें पसंद करता था। देना। फोडोंग हाय ने एक हाथ अपनी पतलून की जेब में डाला, अपना सिर घुमाया और मिनखे को नाश्ते का एक बड़ा बैग दिया। मिनखे इतना प्रसन्न हुआ कि उसने पेपर बैग के अंदर देखा और एक मैकडॉनल्ड्स और भोजन के कुछ टुकड़े देखे। चीनी शैली का नाश्ता। उसने फिर से फोडोंग हाय को देखने के लिए अपना सिर उठाया, विश्वास करने की हिम्मत नहीं की और पूछा, मेरे लिए? क्या सूर्य पश्चिम से उगता है?
मिनखे ने फो डोंग हाय के शरीर को देखा, जो सुबह सुबह ठंडी हवा से भरा हुआ था। उसके बालों में अभी भी ओस पड़ रही थी। उसका दिल किसी कारण से धड़कने लगा। यार, तुम विशेष रूप से प्रसव के लिए सुबह सुबह यहाँ दौड़े थे। नाश्ता मेरे लिए? मैंने तुम्हें विशेष रूप से क्या दिया? छोटा सा मुखौटा। तुम इतने आत्ममुग्ध कैसे हो सकते हो? फो डोंग हाय की सफेद गर्दन लाल हो गई। वह तुरंत उछल पड़ा, चिढ़ गया जैसे कि उसने अभी अभी एक चुटकुला सुना हो। मेरे ड्राइवर ने एक बड़ा बैच खरीदा। मैं यह सब नहीं खा सकता। बाकी सब कुछ है, मुझे इसे हल करने में आपकी मदद करने दें। मैं इसे ले जाने में बहुत आलसी हूँ। आप इसे कक्षा में लाएं और खातानवान और अन्य को दे दें। ओह! मिनखे ने अपने हाथ में बैग को देखा, जो काफी भारी था, और उसे लगा कि वह वास्तव में अभी थोड़ा स्वार्थी था। फो डोंग हाय जैसा युवा मास्टर, अगर वह विमान को बुलाने के लिए अपनी उंगली हिलाता है, तो वह ऐसा करेगा। यह उसके कनिष्ठों के लिए है, लेकिन वह सुबह सुबह नाश्ता देने के लिए लड़कियों के छात्रावास के सामने बैठने जैसा कुछ करने के लिए पागल होगा। तो फिर आप इसे सीधे कक्षा में क्यों नहीं ले जाते? मिनखे ने पूछा। फो डोंग हाय ने कहा, क्या मैं आपके पास कल अपने स्कूल बैग में भरे हुए कपड़े लेने के लिए रुक सकता हूँ? सभी ने कल जो कोट पहना था, उस पर गंदे पानी का दाग लग गया था, इसलिए वे कुछ कपड़े खरीदने के लिए शहर गए। दूसरों ने अपने अपने गंदे कोट पकड़ रखे थे और फो डोंग हाय उन्हें पकड़ने में बहुत आलसी था। इसलिए उसकी गंदी जैकेट को एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया गया और फिर मिनखे के स्कूल बैग में भर दिया गया। मिनखे ने याद करते हुए बुदबुदाया, मुझे लगा कि आप दूसरी जैकेट को सीधे फेंक देंगे। क्या आपको इसे पाने के लिए विशेष रूप से यहाँ दौड़ना पड़ा? इससे वह यह सोचकर भावुक भी हो गई कि वह विशेष रूप से उसके लिए नाश्ता लाने आया है। क्या यह सचमुच महंगा है? फो डोंग हाय ने गुस्से में कहा, वापस जाओ और शर्ट पर ब्रांड को ध्यान से देखो। यह 30,000 से अधिक है। अगर यह मेरा कोट लेने के लिए नहीं होता, तो मैं क्यों मुझे पता है कि यह बहुत मूल्यवान है। बस अपना मुंह बंद करो। मिनखे पर इतना चिल्लाया गया कि उसके कान सुन्न हो गए। उसने अपने चारों ओर सभी को देखा, घूम गई और ऊपर की ओर भागी। ठीक है, ठीक है, अब मैं ऊपर जाऊंगी और आपके लिए इसे ले आऊंगी। फो डोंग हाय ने देखा, वह भागी। उसकी पीठ पर रखा स्कूल बैग बेतहाशा टकराया। वह अपने होठों को सिकोड़ने और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मिनखे ने अपना कोट लिया और एक बैग में रखा और उसे नीचे लाया। तभी राजकुमार बाहर आया। फो परिवार संतुष्ट महसूस करता है। सुबह की ओस में दोनों कक्षा की ओर चले। मिनखे के कक्षा में प्रवेश करने के बाद उसने जल्दी से अपनी किताबें खोलीं। खाना खाते समय उन्हें देखा और दो नाश्ता खाने के बाद उसने बचा हुआ नाश्ता खातानवान की मेज पर रख दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। खाने के लिए उसके लिए कुछ अंतर स्कूल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्थान पाना आसान नहीं है। उसे सावधानीपूर्वक तैयारी करनी होगी और वह इस अवसर को बर्बाद नहीं कर सकती। भले ही वह अंत में पुरस्कार प्राप्त कर सकती है या नहीं, उसे अंतिम दौर में पहुंचना होगा। फो डोंग हाय ने देखा कि उसने केवल 2 निवाले खाए और उसे बेहद बेकार महसूस हुआ। लेकिन यह देखकर कि वह पढ़ाई के लिए अपने समय का लाभ उठा रही है, उसने उसे परेशान नहीं किया। वह उसके बगल में बैठ गया, कुछ देर तक उसे देखता रहा और खुद को रोक नहीं सका, लेकिन पूछा, आप इंटर के लिए प्रशिक्षण में कब भाग लेंगे? स्कूल प्रतियोगिता। मिनखे ने अपना फोन खोला, तारीख देखी और कहा, 23 अक्टूबर। मुझे प्रशिक्षण के लिए जाना है, 10 दिनों के भीतर प्रशिक्षण। तो क्या आपका जन्मदिन प्रशिक्षण स्थल पर नहीं बिताना पड़ेगा? मिनखे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, आश्चर्य से फो डोंग हाय को देख रहा था। पिछली बार मैंने इसे केवल हल्के ढंग से कहा था, लेकिन उसे यह याद था।
क्या आपने नहीं सोचा था कि वह पूरे दिन सोता था? उसकी उपलब्धियां इतनी अलग थी, लेकिन उसकी याददाश्त इतनी अच्छी थी। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है, मिनखे ने उदासीनता से कहा। आप लोग मेरी दादी के घर वापस जाने में मेरी मदद करें। यही सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार है। फोडोंग हाय, जब समय आए, कोई रास्ता सोचो। उसने अपने दिल में कहा कि शायद एक दिन वह प्रशिक्षण स्थल पर दौड़ेगा। लेकिन यह एक अप्रत्याशित खुशी थी। फोडोंग हाय का इस समय इसे कहने का कोई इरादा नहीं था। फोडोंग हाय एक पल के लिए रुका, किताबों को पलटा, फिर त्रियु मिनखे को घूरता रहा। ट्रियो मिनखे उसे इतनी अस्वाभाविक रूप से घूर रहा था कि उसने अपना सिर घुमाया और हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या हुआ? क्या तुम आज सुबह सोए नहीं? इससे पहले हर सुबह फोडोंग हाई सबसे पहले नींद लेने के लिए अपना चेहरा मेज पर रखती थी। आसपास का हवा का दबाव अभी भी काफी कम था। आज वह विशेष रूप से बातूनी क्यों है? इसके अलावा वह मुझे घूर रहा था, जैसे वह मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो। फोडोंग हाई ने सोचा कि ट्रियो मिनखे एक वाक्य के साथ इसकी भरपाई करेगा। आपका जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। मैं इसे जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर सकता हूँ आपके लिए। लेकिन परिणामस्वरूप वह आधे दिन तक इंतजार करता रहा, लेकिन त्रियो मिनखे द्वारा ऐसा वाक्य कहने का इंतजार नहीं कर सका। उसने त्रियो मिनखी को घूरते हुए सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि छोटा मुखौटा अपना जन्मदिन भूल गया हो? संभव नहीं। कोई कैसे उस व्यक्ति का जन्मदिन याद नहीं रख सकता जिसे वह पसंद करता है? इसके अलावा उन्होंने जानबूझकर खाथानवान को 2 बार अतिशयोक्ति करने का संकेत दिया। ट्रियो मिनखे शायद उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर यह याद न रखने का नाटक किया। कुछ नहीं, फोडोंग हाय ने ऐसा सोचा, अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसका दिल प्रत्याशा से भरा था। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे कल रात पर्याप्त नींद मिली थी। उसने अपना चार्ज किया हुआ शोर रद्द करने वाला हेडफोन निकाला और उसे पहन लिया। फिर अपना पिकाचू तकिया निकाला और मेज पर लेट गया। उसकी आंखें उदास और उबी हुई थी, और उसने टीम में लोगों के एक समूह को देखा अगली कक्षा से खिड़की के पास से गुजरा। मुझे नहीं पता कि यह फोडोंग हाय का मतिभ्रम था या नहीं। उसे कैसा लगा कि हाल ही में विशेष वर्ग की टीम हमेशा दालान के इस तरफ से आती थी। जाहिर है, किसी विशेष कक्षा में प्रवेश करते समय बाएं गलियारे से जाना सबसे सुविधाजनक होता है। इसके अलावा क्या वे पहले भी बाएं हॉलवे से नहीं आए थे? इसीलिए लोगों के इस समूह के अंतर्राष्ट्रीय क्लास हॉलवे के बाहर दिखाई देने की संख्या बढ़ रही थी। यहाँ तक कि फोडोंग हाय ने भी, जिन्होंने कभी दूसरों की परवाह नहीं की और दूसरों के प्रति उदासीन है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक कि मुख्य भूमिका में थाम नग्यू नाम का व्यक्ति भी जब भी वहां से गुजरता था तो इसी ओर देखता था। फोडोंग हाय ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, अप्रसन्नता से भौहें चढ़ा ली। उसकी काली आंखों ने उदासीनता से पीछे देखा। तुम्हारे हाथ में क्या खराबी है? त्रियो मिनखे की आवाज अचानक उसके कान में आई और उसने कलम पकड़ ली और मेज पर रखे फोडोंग हाय के हाथ को संदेह से देखा। क्योंकि वह मेज पर लेटा हुआ था, उसकी आस्तीन थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जिससे उसकी कलाई की हड्डी पर एक छोटी सी चोट दिखाई दे रही थी। लेकिन फोडोंग हाय की त्वचा सफेद और थोड़ी पीली है, इसलिए चोट के निशान बेहद प्रमुख हैं। फोडोंग हाय ने अपना संयम वापस पा लिया। उसने चोट को ढकने के लिए तुरंत अपनी आस्तीन नीचे खींच ली। ट्रियो मिनखे को अभी भी देखते हुए देखकर उसने अपनी भौहें उठाईं और कहा, क्या यह उस समय की वजह से नहीं है जब कुत्तों ने हमारा पीछा किया था? क्या तुम्हें पहाड़ों से गिरना चाहिए? मिनखे, क्या आप उस दिन गिर गए थे? मुझे कल याद है, जब मैं घर जाने के लिए ट्रेन में था,
तो वह वहां नहीं थी। फो डोंग हाय ने कहा, आप ट्रेन में सो रहे थे, लेकिन आपको अभी भी यह स्पष्ट रूप से याद है? ठीक है, मिनखे ने ज्यादा नहीं पूछा। उसने मेज की दराज से औषधीय शराब की अप्रयुक्त बोतल निकाली। अपना हाथ यहाँ रखो। फो डोंग हाय ने सोचा कि यह पहले अजीब था, फिर परिचित था। पिछली बार लाइब्रेरी गेट पर उसने एक बार दवा लगाई थी, इस बार दूसरी बार थी, इसलिए उसका पूरा शरीर अब अकड़ नहीं जाएगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय उसका दिल अभी भी पहले की तरह बहुत तेजी से धड़क रहा था। मिनखे ने उसकी कलाई पर चोट के निशान पर थोड़ी सी औषधीय शराब डाली, फिर उसे अपनी हथेली से रगड़कर फो डुओंग हाय ने अपनी आंखें नीचे कर लीं और उसकी ओर देखा। उसके होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे, उसे लगा जैसे उसके अंधेरे कोने में एक रोशनी चमक रही थी, थोड़ी गर्म। इस गर्मी से उसका पूरा शरीर पिघला हुआ लग रहा था। फो डोंग हाय ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और सोचा कि वह उस निशान के बारे में बकवास कर रहा है जो एक आदमी का पदक है। इसलिए बिना सोचे उसने सीधे कहा, अपना मुंह बंद करो और चुप रहो। एक क्षण। फो डोंग हाय हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मिनखे को लगा कि उसकी कलाई पर चोट उससे कहीं अधिक थी। उसके ध्यान की कमी का फायदा उठाते हुए उसने उसकी आस्तीन ऊपर खींच ली। लेकिन फो डोंग हाय बेहद सतर्क थी और उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया खाली कक्षा का और अपनी जैकेट खींच ली। फो डोंग हाय लगभग मेज पर कूद गया। वह जल्दी से पीछे हट गया, दीवार के खिलाफ अपनी पीठ झुका ली, दोनों हाथों से अपनी छाती पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह पवित्रता की रक्षा कर रहा हो। उसका चेहरा कानों तक लाल। बोला, इतनी सुबह सुबह आप क्या कर रहे हैं? जैसा कि एक छोटे मुखौटे से अपेक्षा की जाती है, यह पहले से ही इतना तीव्र है। इसे भूल जाओ। अगर यह अभी भी तुम्हारे पास है तो इसे स्वयं करो। मिनखे गुस्से में थी। यह युवराज पूरे दिन उसका मजाक क्यों उड़ाता रहता है? उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं। ठीक है, वैसे भी संभवतः बहुत सी अन्य जगहें नहीं हैं। मिनखे ने निर्धारित किया कि जिस स्थान पर वे गिरे थे वह बहुत नरम ढलान थी, और यहाँ तक कि वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुई थी। इसे ले लो। मिनखे ने मेज पर रखी औषधीय शराब की बोतल फो डुओंग हाय की ओर बढ़ा दी। फो डुओंग हाय को उसके गुस्से की कोई परवाह नहीं थी, और यहाँ तक कि उसे सहन करने की आदत भी थी, जिससे इस जूनियर ने बेतरतीब ढंग से निंदा की, जिससे अराजकता फैल गई। फो डुओंग हाय ने औषधीय शराब की बोतल ली और इत्मीनान से बाथरूम में चला गया। अध्याय 33। संपादित करें। पिंकी 8 बजे के बाद अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के छात्र कक्षा में आए। जब खा थान वान अंदर आया तो वह कोट का ढेर पकड़े हुए था, बाएं और दाएं देखकर पुष्टि कर रहा था कि कक्षा में कोई शिक्षक नहीं है। तब वह कक्षा में फंस गया। भाई हाय आ गया। उसने देखा कि फो डोंग हाय की सीट पर किसी के बैठे होने के संकेत थे, लेकिन वर्तमान व्यक्ति यहाँ नहीं था। मिनखे ने भी अपना सिर नहीं उठाया, समस्या को हल करना जारी रखा। बाथरूम में जाओ। ट्रायू मिनखे, यहाँ आओ। खाथान वान ने उत्साहपूर्वक फुसफुसाया, आइए मैं तुम्हें अपना महान खजाना दिखाता हूँ। मिनखे उसके शब्दों से रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी कलम नीचे रख दी और घृणा से उसकी ओर देखा। उसने तुरंत खाथान वान को इधर उधर देखते हुए पकड़ लिया, फिर ध्यान से धीरे धीरे उत्साह से उसके सीने में जैकेट को ऊपर उठाया। अचानक उसके सीने के अंदर से वूफ 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 भौंकने वाला एक कुत्ता आया। यह लगभग 3 हस्की कुत्ता है, महीनों पुराना, केवल एक छोटे तकिए जितना बड़ा, सफेद और काला, अपना सिर तेजी से झुकाए हुए और मिनखे की ओर घूरते हुए। वास्तव में मौत के समान प्यारा। 2 चमकदार आंखें,
खे चमक उठा और छोटे कुत्ते के सिर को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। कुत्ते ने भी लोगों को नहीं काटा, लेकिन उत्सुकता से उसकी ओर देखा और कक्षा में प्रवेश करने वाले कई छात्रों ने भी इस तरह देखा। लड़कियों के चेहरे बेहद उत्साहित थे। मेरे परिवार ने एक बड़े हस्की को जन्म दिया, खाथान वान ने कहा। मुझे हाल ही में मिस्टर हाय के कुत्तों से डरने के बारे में पता चला। यह फोडोंग हाय की घातक कमजोरी है ना? यदि उन्नत वर्ग को पता चल गया तो वे उस पर हंसेंगे। इसलिए मैंने उस पिल्ले को पाला ताकि वह थोड़ा अभ्यस्त हो जाए। शायद छोटे कुत्तों का अभ्यस्त होने के बाद वह अब कुत्तों से नहीं डरेगा। मिनखे ने सोचा कि खाथान वान ने उसे स्कूल में उठाया था। मैं इसे बाद में ले जाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसे विशेष रूप से फोडोंग हाय को गले लगाऊंगा। उसने असहमति जताते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको अभी भी रुकना चाहिए। क्या उसने नहीं कहा कि वह कुत्तों से डरता था? क्या वह इससे उबर सकता है? अपनी बात खत्म करने से पहले फोडोंग हाय कक्षा के पिछले दरवाजे से अंदर आया। उसके हाथ में अभी भी औषधीय शराब की एक बोतल थी। उसकी नज़र धीरे धीरे खाथान वान की बाहों में कुत्ते पर पड़ी। उसका गला थोड़ा हिल गया। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। हाय, यह देखो। खाथान वान को अभी भी नहीं पता था कि जीना है या मरना है। उसने कुत्ते को फोडोंग हाय के सामने पकड़ रखा था। पिल्ला उत्साहित था और फोडोंग हाय पर कूद गया। एक पल के लिए मुझे नहीं पता था कि क्या मिनखे का भ्रम था या नहीं। नहीं, उसने देखा कि फोडोंग हाय की अभिव्यक्ति लगभग स्थिर हो गई थी, जैसे कोई दुःस्वप्न हो। उस दिन ढलान यह बहुत अधिक था घबराया हुआ। मिनखे भी उस तिब्बती मास्टिफ से बेहद डरता था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। जब तिब्बती मास्टिफ फोडोंग हाय के पास आया तो फोडोंग हाय का चेहरा कितना कठोर था, लेकिन इस क्षण उसने स्पष्ट रूप से देखा। यह एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जो फोडोंग हाय के चेहरे पर कभी नहीं दिखाई दी। इसकी वजह से किसी तरह मिनखे का दिल तेजी से धड़कने लगा। खून सिर तक पहुंच गया। वह जल्दी से फोडोंग हाय के सामने रुकी और बोली, ठीक है, यह कक्षा में जाने का समय है। अब और उपद्रव मत करो। जल्दी करो और कुत्ते को सुरक्षा गार्ड के कमरे में ले जाओ। जल्द ही, शिक्षक। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने पीछे मुड़कर देखा और अचानक वहां किसी का कोई निशान नहीं था मेरे पीछे। फोडोंग हाय ने औषधीय शराब की बोतल ली और कहीं गायब हो गया। खाथान वान ने फोडोंग हाय की प्रतिक्रिया देखकर आश्चर्यचकित होकर अपना मुंह खोला। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने संभवतः एक आपदा पैदा कर दी है। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। मिनखे से कहा, यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया। एक क्षण रुकें, मिस्टर हाय मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। मुझे नहीं पता था कि वह इतना डरा हुआ था। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक छोटा सा पिल्ला है और डरावना नहीं होगा, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। मिनखे ने उससे कहा, पहले आप इस कुत्ते को ले जाएं। चलो, मैं उसकी तलाश करने जाऊंगा। खाथान वान ने मुंह में लार निगल ली। वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मिनखे जल्दी से कक्षा से बाहर भाग गया। कक्षा की घंटी बजी। मिनखे ने शिक्षिका लू को पाठ्यपुस्तकें पकड़े हुए कार्यालय से बाहर आते देखा। इससे पहले कि शिक्षिका लू उसे रोकती, उसका पूरा शरीर घबरा गया। वह घबराकर नीचे की ओर भाग गई। वह शिक्षण भवन के चारों ओर भागी, लेकिन उसे फोडोंग हाय का कोई निशान नहीं मिला। स्कूल बहुत बड़ा है। अगर आप इसी तरह देखते रहे, तो आप अपनी सभी सुबह की कक्षाएं खो देंगे। इसलिए मिनखे ऊपर से नीचे देखने के इरादे से शिक्षण भवन की छत पर चढ़ गई। उसने जोर से सांस ली और छत पर चली गई, फिर यहाँ फोडोंग हाय को खोजने के लिए रुकी। इसके अलावा
मुख्य विचार यह है कि फो डोंग हाई छत पर सोता है। छत पर कुछ क्षैतिज कुर्सियां हैं, जिससे कुछ छात्र जो जल्दी स्कूल जाते हैं वे पढ़ने के लिए यहाँ आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ आम तौर पर कोई नहीं होता है, कुर्सी धूल से सनी हुई थी। फो डोंग हाई शांति से एक कुर्सी पर लेटी हुई थी। उसके हाथ उसके सिर के पीछे थे और आसमान की ओर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भी नहीं सोच रहा था। मिनखे हांफते हुए आगे बढ़ा। फो डोंग हाई ने कदमों की आहट सुनी, उठ बैठा और आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? मिनखे वहां से गुजरा। उसने अपनी जेब से टॉयलेट पेपर की 2 शीट निकाली, कुर्सी की सतह को पोंछा, फिर उसके बगल में बैठ गया, अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आप कक्षा में नहीं जा रहे हैं? फो डोंग हाई ने अपने मुंह का कोना घुमाया और कहा, हम्मा। मेरे युवा मास्टर को अचानक थकान महसूस हुई। कक्षा में बहुत शोर था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए लेटने के लिए यहाँ आ गए। इसके विपरीत, मुखौटा छोटा है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और फिर भी आप में कक्षा छोड़ने का साहस है। यह वास्तव में त्रियु मिनखे की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है। आप कक्षा छोड़ सकते हैं। मैं कक्षा क्यों नहीं छोड़ सकता? मिनखे को भी लगता है कि यह उसके जैसा नहीं है। आपने फो डोंग हाई के कारण कक्षा छोड़ दी? इसके अलावा वह बिना सोचे समझे बाहर निकल गया, लेकिन गमले में छोटी कलियों के कारण नहीं। हालांकि फो डोंग हाई पहले उसके प्रति बहुत आक्रामक था, थोड़ी देर बाद उसने उसकी देखभाल की। वह धीरे धीरे उसके प्रति बहुत दयालु हो गया। जिस दिन वह डोंग शहर पहुंचा, उसी दिन मिनखे ने फैसला किया कि अब से फो डोंग हाई उसका बहुत महत्वपूर्ण दोस्त है, इसलिए उसके लिए उसकी चिंता करना सामान्य बात है। आप दूसरी सीट पर बैठें। फो डोंग हाई ने अपनी भौहें उठाईं और अप्रसन्नता से उसकी ओर देखा। मेरे पास लेटने के लिए कोई जगह नहीं है, मत जाओ। मिनखे नहीं हिला और उसने आरोप लगाया, मेरे पास टॉयलेट पेपर की केवल 2 शीट हैं। इस कुर्सी को पोंछने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मैं दूसरी कुर्सी पर बैठूंगा तो मेरा बट शायद धूल में ढक जाएगा। मिनखे ने कुत्तों से डरने के बारे में नहीं पूछा, नहीं फो डोंग हाई ने इसका उल्लेख किया। इसे दोनों के बीच एक अच्छी समझ भी माना जाता है। फो डोंग हाई को लगा कि अगर त्रियु मिनखे उसके घर में बात करना चाहेगी तो वह उसे वैसे भी बताएगी। यदि वह बात नहीं करना चाहती है तो उसे किसी के दागों को उजागर क्यों करना चाहिए? त्रियु मिनखे को लगता है कि फो डोंग हाई नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले कि वह कुत्तों से डरता है। उसके पास निश्चित रूप से अपने कारण हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी उसका पीछा करना और जाने दिए बिना पूछना। फो डोंग हाई को लगा कि त्रियु मिनखे उसके बारे में चिंतित थी, उसकी परवाह करती थी और उस पर भरोसा करना चाहती थी। त्रियु मिनखे हर बार अपने अंदर के अंधेरे को चीर सकता है और फिर बिना किसी बात की परवाह किए बस अंदर घुस जाता है। जीवन सचमुच कठिन है, लेकिन एक छोटे मुखौटे के साथ यह थोड़ा मीठा लगता है। फो डोंग हाई ने अपने मुंह के कोने को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसके पूरे शरीर में एक गर्माहट फैल गई, जैसे कि उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ गया हो अभी अभी। फो डोंग हाई ने अचानक कहा, इसे भूल जाओ। मिनखे, आप क्या कर रहे हैं? फो डोंग हाई, नीचे जाओ। यदि आप थोड़ी देर और इंतजार करते हैं तो नीचे नहीं आते हैं तो छोटा मुखौटा शामिल हो जाएगा और होमरूम शिक्षक द्वारा डांटा जाएगा। मिनखे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या फो डोंग हाई अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम है? जैसे ही वे दोनों नीचे गए, उन्हें वास्तव में कक्षा शिक्षक लू द्वारा व्याख्यान दिया गया। शिक्षक लू पढ़ा रहे थे और चिंतित थे कि इससे त्रियु मिनखे की पढ़ाई प्रभावित होगी।
इसलिए उन्होंने त्रियु मिनखे को कक्षा में जाने दिया और डिप्टी डुओंग हाय को पढ़ाना जारी रखने के लिए कार्यालय में ले गए। प्रतीक्षा करें। जब फो डुओंग हाय कक्षा में लौटा, खाथान वान ने वास्तव में उसे देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। फो डुओंग हाय ने कहा कि वह कल रात बहुत अच्छी तरह सोया, लेकिन वह पूरे दिन सोया। वह शोर से बहुत डरता था, शोर रद्द करने वाला हेडफोन पहनता था, लेकिन फिर भी उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। स्कूल के बाद मिनखे ने डोंग परिवार के साथ रात्रिभोज की व्यवस्था की। यह जानते हुए कि वह स्कूल में रह रही है, परिवहन में सुविधा के लिए आंटी डोंग ने उसके लिए सिचुआन मसालेदार रेस्तरां में जाने की व्यवस्था की। डोंग और ट्रियू मिनखे परिवार एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ट्रियू परिवार के बारे में कुछ भी मुश्किल नहीं था, इसलिए मिनखे ने उन्हें वह सब कुछ बताया जो पिछले 2 वर्षों में उसके साथ हुआ था। निःसंदेह उसने यह भी थोड़ा छिपाया कि डोंग परिवार किस बात से नाराज था। उसने केवल यह कहा कि उसने हाल ही में ट्राइयू परिवार से संपर्क तोड़ दिया है। और यहाँ फो डुओंग हाय अभी भी कक्षा में थी, उसे अपना स्कूल बैग पैक करते देखा और उसके पीछे माफी मांगते हुए फुसफुसाया, हाय, मुझे नहीं पता, रुको। फो डुओंग हाय ने शांति से कहा, इस मामले को भूल जाओ, भविष्य में कुत्ते को दोबारा यहाँ मत लाना। खाथान वान ने तुरंत सिर हिलाया। खाथान वान ने माना कि वह फो डुओंग हाय को लंबे समय से जानता है। 2 साल को बहुत लंबा समय नहीं माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब वह वास्तव में उसे समझ नहीं पाया। लेकिन जब फो डुओंग हाय ने कहा कि इस मामले को नजरअंदाज कर दिया गया, तो इसे नजरअंदाज कर दिया गया। खाथान वान ने चुपचाप राहत की सांस ली। ओह अच्छा। फो डुओंग हाय को सुबह सुबह थाम नाम की स्कूल टीम के त्रियु मिनखे को घूरती हुई आंखें याद आईं। फिर उसे दिल में दुहक हुआ और उसने पूछा, स्कूल टीम के लोगों को क्या हुआ? यह सुनने के बाद खाथान वान को तुरंत पता चल गया कि वह किससे पूछ रहा है और उसने तुरंत कहा, क्या त्रियु मिनखे ने उस दिन नहीं कहा था कि वह त्रियु मिनखे को जानता है? फो डुओंग हाय ने खाथान वान की ओर देखा और संदेह से कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? खाथान वान, भाई हाय, क्या उस बैग में कोई बोतल गायब है जो त्रियु मिनखे ने तुम्हें दिया था? खाथान वान ने इस तीखी नजर को पकड़ लिया और तुरंत विषय बदल दिया। फो डुओंग हाय ने अपने बैग में औषधीय शराब की एक बोतल की खोज की और पाया कि एक बोतल वॉशरूम में गिरा दी गई थी। उन्होंने खाथान वान की ओर घूरकर देखा और कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें मामला निपटाने के लिए मिलूंगा। बोलना समाप्त करने के बाद वह घूमा और कक्षा से बाहर चला गया। खाथान वान ने राहत की सांस ली और तेजी से फो डुओंग हाय के पीछे चला गया, लेकिन जैसे ही फो डुओंग हाय और खाथान वान बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़े, वे अचानक चले गए। जब अंदर से 3 शब्द ट्रायु मिनखे निकले तो ऐसा लगा मानो कोई पुरुष मित्र त्रियु मिनखे के बारे में बात कर रहा हो। अंदर जाओ, जिसके परिणामस्वरूप अगला वाक्य सुनने को मिलेगा, ट्रायु मिनखे केक वास्तव में स्वादिष्ट है। हर दिन खाने के लिए केक खाते हुए थाम ले नघियू को मौत की हद तक आगे बढ़ाने का यह अब भी सबसे अच्छा समय था। अब वह थाम ले नघियू के साथ फिर से परेशानी पैदा कर रहा है। हमारे पास अब कोई संपत्ति नहीं है। यह अंतर स्कूल प्रतियोगिता होने वाली है। जब ऐसा होगा तो क्या वह हमारे स्कूल की टीम के साथ प्रशिक्षण नहीं ले रहा होगा? मुझे आश्चर्य है कि क्या वह थान नघियू के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। 2 साल तक नघियू थान का पीछा करने के बाद अब यह देखते हुए कि नघियू थान समाप्त होने वाला है, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह आधे रास्ते में ही हार मान लेगा, है ना? क्या आपको लगता है कि उसने हार मान ली है, या वह अभी भी थाम ले नघियू को सिरका खिलाने के लिए फोथी के राजकुमार का उपयोग कर रहा है? दीप बाख ने कहा कि ऐसा लगता है कि उसने सचमुच जाने दिया। उसके बाद
अन्य लोगों ने कुछ और कहा लेकिन खाथान वान ने सुनने की हिम्मत नहीं की। हवा लगभग दम घोंटने वाली थी। शाम हो चुकी थी। बाहर का आसमान पहले से ही उदास था। इस समय ऐसा और भी लग रहा था जैसे भारी बारिश होने वाली है। घने काले बादल आ रहे थे। वह फो डुओंग हाय के पीले चेहरे को एकटक देखता रहा। हो गया। खाथान वान ने हताश होकर सोचा। जिस चीज के बारे में वह सबसे अधिक चिंतित था वह हो गया था। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? फो डोंग हाय का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह विस्फोट करने वाला है। खाथान वान ने तुरंत उसे रोका। यह सिर्फ गपशप है। यह मूलतः वास्तविक नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता। छोटा मुखौटा उस तरह का व्यक्ति नहीं है। मुट्ठियों में बंद फो डोंग हाय के हाथ कांप रहे थे। उसने हांफते हुए खाथान वान का कॉलर उठाया और उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर तेजी से बाथरूम में घुस गया। चलो, आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं? यदि आप अच्छे हैं, इसे दोबारा करो। अध्याय 34। संपादित करें। पिंकी स्कूल टीम के 2 पुरुष छात्र चौंक गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कक्षा के बाद बस कुछ छोटी सी बातचीत के बाद वे किसी शामिल व्यक्ति से टकरा जाएंगे। एक पल के लिए चौंकने के बाद उन्होंने टीम की वर्दी ली और नल बंद करने का समय लिए बिना भाग गए। लगभग गिरते गिरते बचे। रुकना। फो डोंग हाय का चेहरा भद्दा और डरावना था। वह किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करने के लिए बाहर निकला लेकिन खाथान वान ने उसे रोक लिया। रुको, रुको, मिस्टर हाय। इस महीने आपके होमरूम शिक्षक ने आपको कितनी बार डांटा है? तो पुलिस स्टेशन जाओ। सचेत जागो। 2 लड़कों ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि फो डुओंग हाय उनके चेहरे को स्पष्ट रूप से देख लेंगे। वे घबराहट में शिक्षण भवन से नीचे भाग गए। फो डुओंग हाय के पास शांत होने का कोई रास्ता नहीं था। उनका मन भरा हुआ था विचार। अन्य 2 के बीच की बातचीत। वह क्या है जो थाम नाम के उस व्यक्ति को मौत के मुंह तक ले जाता है? क्या शांति बना सकता है? वे क्राउन प्रिंस की फू नौकरानी के बारे में क्या कहते हैं? क्या आप यह कह रहे हैं कि थैम नाम के उस व्यक्ति को सिरका खाने देने के लिए लिटिल मास्क का उपयोग किया जा रहा है? फो डुओंग हाय को ऐसा लगा कि उसने आधारहीन बातें सुनी और खाथान वान की ओर देखा। लोगों का यह समूह वास्तव में बहुत अधिक मस्तिष्क का उपयोग कर रहा है। खाथान वान आगे बढ़े और नल चालू किया। उसके होंठ हिले। उसने उसकी ओर देखा लेकिन उसके चेहरे पर कठिनाई दिखाई दी। एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। माहौल अचानक एक पल के लिए शांत हो गया। आपका क्या मतलब है? उसके दिल में अचानक एक बुरा आभास हुआ। उसने खाथान वान की ओर देखा। आखिरकार, तुम्हें मुझसे कुछ छिपाना है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगा। यह बस है। खाथान वान को बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या कहना है। फो डोंग हाय, जल्दी से कहो। जब त्रियु मिन्हखे ने अभी अभी कक्षाएं बदलीं, तो क्या आपने मुझसे उसके परिवार के सदस्यों, उसके शौक और उसके पिछले दोस्तों की जांच करने के लिए किसी को खोजने के लिए नहीं कहा था? खाथान वान ने तुरंत कहा। उसने वास्तव में थाम ले नघियू का पीछा किया था। यह बगल वाली कक्षा से थाम ले नघियू है। किसी और का बच्चा। यह थाम ले नघियू हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों से लगातार स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। किसी पर ध्यान नहीं दिया। थम ले नघियू बहुत प्रसिद्ध हैं। केवल श्रीमान। वह सुंदर दिखता है। मैं आपसे पिछली बार लाइब्रेरी में मिला था, लेकिन उसने कहा कि वह सिर्फ एक सामान्य दोस्त था। खाथान वान ने बुदबुदाया। एक पतली चमड़ी वाली लड़की। वह हमें नहीं बता सकती कि उसने थाम ले नघियू का पीछा किया था। इसके अलावा, उस समय मिस्टर हाय उसे हर दिन भगाना चाहते थे। उसका हम पर अच्छा प्रभाव नहीं था, इसलिए हमें बताने का क्या मतलब था?
फोडोंग हाय पहले स्थिति देखकर समझ नहीं सका, उसके हृदय में तीव्र क्रोध था। उसे समझ नहीं आया कि यह वर्जित है या कुछ और। थाम ले नघियु, बहुत सुंदर, लगातार कई वर्षों तक स्वर्ण पदक जीता, किसी और का बेटा। और आपके बारे में क्या? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। फोडोंग हाय ने गहरी सांस ली, खुद को और अधिक सतर्क रखते हुए कहा, अंदर कुछ गलतफहमी होगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि थाम ले नघियु उत्कृष्ट हैं और छोटे मुखौटों से परिचित हैं, इसलिए उनका मुंह बंद है। केक क्या लोगों का यह समूह थाम ले नघियु को आगे बढ़ाने के लिए छोटे मुखौटे बनाने की कहानियां बना रहा है? तो क्या आप थाम ले नघियु को सड़क पर फेंक सकते हैं? क्या आप पैसों का इस्तेमाल करके थाम ले नघियु को पीट पीट कर मार सकते हैं? लिटिल मास्क ने आपको 1 महीने से केक नहीं दिया है। ये लोग आपके और लिटिल मास्क के बारे में कहानियां कैसे नहीं बना सकते? फोडोंग हाय ने पाया कि उसे भी इन हास्यास्पद अफवाहों से ईर्ष्या हो रही थी। ट्रायू मिनखे ने कहा कि वे सामान्य दोस्त थे, उन्हें विश्वास होगा कि वे सामान्य दोस्त थे। उसने इन लोगों की बकवास पर ध्यान नहीं दिया। खाथान वान ने उसे इस तरह देखा और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तो पहले घर चलते हैं। श्रीमान नमस्ते, क्या आप आज विला या अपार्टमेंट वापस जा रहे हैं? नहीं, आप ध्यान कैसे नहीं दे सकते? वह बेहद चौकस था। गोस के बारे में आइए पहले सब कुछ स्पष्ट कर लें। फोडोंग हाय अचानक उछला और बाहर भाग गया। खाथान वान ने सोचा कि वह उन 2 लोगों को ढूंढना चाहता है जो मामले को सुलझाने के लिए गपशप कर रहे थे, इसलिए वह तुरंत उनके पीछे चल दिया। हालांकि उन्होंने फोडोंग हाय को सूचना भवन की ओर भागते हुए पाया। फोडोंग हाय सूचना कक्ष में भाग गया, जहां शिक्षक ने अभी तक काम पूरा नहीं किया था। वह अनजाने में खड़ा हो गया। फोडोंग हाय बिना एक शब्द कहे इलेक्ट्रॉनिक भंडारण कक्ष में चला गया। खाथान वान पीछे चला गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। खाथान वान के आने तक इंतजार करते हुए फोडोंग हाय ने कीबोर्ड को 3 बार टैप किया और स्कूल की आंतरिक वेबसाइट में लॉग इन किया। आंतरिक वेबसाइट एक टाइमलाइन पर पिछली गतिविधियों की कई तस्वीरें पोस्ट करेगी। साप्ताहिक बास्केटबॉल मैचों या ध्वजारोहण समारोहों की तस्वीरें भी ली जाएंगी और यहां पोस्ट की जाएंगी। डिप्टी डोंग हाय पिछले वर्ष के दौरान परिसर में ली गई छवियों को सीधे फिल्टर करता है। कंप्यूटर पर ली गई सभी तस्वीरें दिखाई दी और कई सुराग दिखाई दिए जो तुरंत ज्ञात हो गए। हर बास्केटबॉल खेल में जहां थाम ले नघियु दिखाई देते थे, वहां त्रियु मिनखे भी थे। त्रियु मिनखे पानी लेकर वहीं खड़ा था। पिछले साल स्कूल की स्थापना की सालगिरह पर त्रियु मिनखे और थाम ले नघियु एक दूसरे की कक्षा की तस्वीरों में भी दिखाई दिए थे। पिछले साल नए छात्रों की भर्ती करते समय त्रियु मिनखे थाम ले नघियु की मदद करने में भी व्यस्त थे, जो उस समय भी मुखौटा पहने हुए थे। यह पता चला कि अगर फोडोंग हाय को पता था कि मुखौटा कितना छोटा था, तो थाम ले नघियु को भी पता था, आपसे भी पहले और लंबे समय तक। कहा जा सकता है कि इन दोनों की कई तस्वीरें एक साथ नजर आ रही हैं। अगर मैं ये सभी तस्वीरें डाउनलोड करूं, तो मुझे डर है कि इसमें कुछ मेमोरी कार्ड लग जाएंगे। पुस्तकालय पंजीकरण कार्ड, रेडियो स्टेशन पंजीकरण कार्ड भी हैं, और 2 लोगों के हस्ताक्षर अक्सर पहले और बाद में दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पसंद करने की एक लंबी और भावुक प्रक्रिया की तरह। बस उस तरह सब कुछ वास्तव में फोडोंग हाय और खाथान वान की आंखों के सामने प्रकट हुआ। खाथान वान ने वास्तव में फोडोंग को पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। हाय का चेहरा बहुत भद्दा था, उसकी उंगलियां माउस पर कसी हुई थी, लेकिन फिर भी वह एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर पर स्क्रॉल करता रहा। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। खाथान वान को नहीं पता था कि इन चीजों को देखते समय उसका मूड कैसा था। पहले फोडोंग हाय कभी भी मंच पर नहीं था,
उसके लिए स्कूल में रहना कोई बुरी बात नहीं थी, जीवन की बर्बादी है। पिछली बार जब उन्होंने जूनियरों के एक समूह को त्रियु मिनखे के लिए वोट करने दिया था, तब भी वह एकमात्र बार मंच पर गए थे, लेकिन उन्होंने केवल सीधे वोट दिया और वहां की गपशप पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सेल फोन निकाला और देखने के लिए फोरम खोला। यह पता चला है कि छोटे मुखौटों के टैग के संबंध में मंच पर छोटे मुखौटों और आपके मुकाबले छोटे मुखौटों और थाम ले नघियू का अधिक उल्लेख है। किसी ने पोस्ट किया और पूछा, हमारे स्कूल की नई ब्यूटी क्वीन में और थाम ले नघियू स्कूल टीम। ऐसा लगता है जैसे ये बहुत लंबी कहानी है। किसी और ने पूछा, अब जब त्रियु मिनखे स्कूल सुंदरी है तो उसके पहले थाम ले नघियू का पीछा करने की कहानी भी खोजी गई है। उस समय मैं सोच रहा था कि उसमें इतना साहस कैसे था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह सुंदर था। अंत में एफ उसका नाम नहीं बता सकता कि क्या भूमिका है। यह स्पष्ट है कि थाम ले नघियू आधिकारिक है। क्या आप उसका उपयोग थाम ले नघियू को सिरका खिलाने के लिए कर रहे हैं? फोडोंग हाय को अपना सौर जाल उछलता हुआ महसूस हुआ। दूसरों का पीछा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला छोटा सा मुखौटा पूरी दुनिया को क्यों पता है, लेकिन आप अकेले हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। ईर्ष्या एक अज्ञात कीड़े की तरह थी जो उसके दिल को कुतर रही थी, जिससे उसे बेहद पीड़ा महसूस हो रही थी। भाई नमस्कार। मत देखो। खाथान वान यह कहने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें डर था कि फोडोंग ही को यह पता चलने के बाद वह आज की स्थिति से डर गए थे। मिस्टर हाय के व्यक्तित्व के साथ भले ही उन्हें गपशप की परवाह नहीं है, अगर उन्होंने दूसरों को यह कहते हुए देखा कि त्रियु मिनखे ने उनसे संपर्क किया होगा क्योंकि उन्होंने थाम ले नघियू को सिरका खाने दिया था, तो क्या यह तुरंत विस्फोट हो जाएगा? किसी स्कूल को उड़ा देना भी संभव है। खाथान वान ने इसे रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सोचा जो होना चाहिए वह तो होना ही था। न जाने कितना समय बीत गया। फोडोंग हाय ने स्कूल बंद कर दिया, कंप्यूटर और एक गहरी सांस ली। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए वह उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे। अगर आपको थाम नाम पसंद आया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं किंग राजवंश का पुरावशेष नहीं हूँ, तो मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वह वास्तव में इसे पसंद करता था, लेकिन अब वह निश्चित रूप से इसे पसंद नहीं करता है। अब त्रियु मिनखे तुम्हें पसंद करती है। हाँ, बस इतना ही। अब आप वह व्यक्ति हैं जिसे वह पसंद करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कितनी बार पढ़ा। फोडोंग हाय अधिक से अधिक अनिश्चित हो गया। उसके दिल में प्रश्नचिन्ह बड़ा हो गया। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत समझा है, धोखा दिया सपना। लेकिन अब इस खूबसूरत सपने में गलती से एक छेद हो गया है, जिससे सच्चाई सामने आ गई है, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह एक बर्फ के छेद में गिर रहा है। यह छेद और बड़ा हो सकता है। फोडोंग हाय को नहीं पता कि उसे कौन होना चाहिए। हम इस मामले पर अंत तक शोध करते हैं या नहीं? यदि उत्तर एक चेतावनी है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? फोडोंग हाय को अचानक याद आया कि उसके दादाजी ने वकील ट्रुंग से उसे ढेर सारी तस्वीरें देने के लिए कहा था। दादाजी ने कहा था कि उन्हें एक तरफा प्यार है। क्या उन तस्वीरों में कुछ है? फोडोंग हाय का दिल तेजी से धड़क रहा था। वकील ट्रुंग ने उनसे स्कूल के पास केटीवी के वीआईपी कमरे में चीजें भेजने के लिए कहा। फिर फोडोंग हाय सूचना कक्ष से बाहर चला गया। उसके अंग अकड़ गए थे, उसका सिर तेज हो रहा था और उसे पता नहीं चला कि वह आधे घंटे बाद स्कूल से कैसे निकल गया। स्कूल के बाहर केटीवी वीआईपी कमरे में कोई गाना नहीं था। वीआईपी कमरा बेहद शांत था। फोडोंग हाय बिना एक शब्द बोले वहीं बैठ गया। उसका चेहरा उदास और अस्पष्ट था। वह हर उस तस्वीर को देख रहा था जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। खाथान वान, जो उसके बगल में था,
ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। पहली तस्वीर में एक छोटा सा मुखौटा उसका पीछा कर रहा था, जो उसे कचरा बाहर निकालने में मदद करना चाहता था। वे दोनों एक छोटी सी गली में बातें कर रहे थे। यह छोटी सी गली शिक्षण भवन के सामने थी। थाम नाम का दूसरा व्यक्ति 5वीं मंजिल पर खड़ा था और दूर से उन दोनों को देख रहा था। तो उस समय ट्रियो मिन्हे कचरा बाहर निकालने में उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि थाम ले नघियु देख रहा था? दूसरी तस्वीर मासिक परीक्षा से पहले की है। छोटे से मास्क ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। कक्षा में लगे कैमरे ने तस्वीर के एक कोने को बाहर निकाला और कोई थाम ले नघियु की छाया को चलते हुए देख सकता था। तो क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने थाम ले नघियु को देखने के बाद अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था? तीसरी, चौथी और पांचवी तस्वीरें गैलरी कैमरे से ली गई तस्वीरों की एक श्रृंखला है। उस दिन लाइब्रेरी में जाने से पहले छोटे नकाब की स्पष्ट रूप से थाम ले नघियु के साथ बहस हुई थी। उनके चेहरे के भावों को देखकर वे काफी परिचित लग रहे थे। हालांकि उसने उसे बताया कि वे सिर्फ सामान्य दोस्त थे। इस तरह की कई तस्वीरों के अलावा कक्षा बदलने के लिए कहने वाले छोटे मुखौटे का एक रिकॉर्ड भी था। यह पता चला कि शुरू से ही छोटा मुखौटा वह नहीं था। वह अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में स्थानांतरित नहीं होना चाहती थी, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह उससे मिली थी और उससे प्यार हो गया था, जिसके कारण वह अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में स्थानांतरित हो गई थी। बगल की कक्षा में उत्तीर्ण होना उस समय एक उपलब्धि होती है क्योंकि वह उत्तीर्ण नहीं हुआ था, उसे अनुमोदित नहीं किया गया था। इसलिए इस वर्ष उसने अंतर्राष्ट्रीय वर्ग के लिए आवेदन किया। फो डोंग हाय ने इन चीजों को पकड़ लिया। उसके पोर सफेद हो गए, खून उसके सिर के ऊपर तक पहुंच गया, जिससे वह घायल हो गया। लोग कांपना। दादाजी के पास बड़ी शक्तियां थीं। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ये चीजें कहाँ से मिली। वह केवल इतना जानता था कि काफी समय से बहुत सारी चीजों का पता चल चुका था, लेकिन उसने खुद को धोखा देकर और दूसरों को धोखा देकर खुद को शर्मिंदा किया था। जब वह उसके लिए 800 मीटर दौड़ने के लिए आगे बढ़ी, तो बगल की कक्षा में सभी लोग वह सब कुछ जानकर हैरान रह गया। उस समय थाम ले नघियु का चेहरा भी बहुत बदसूरत था। उसने क्या भूमिका निभाई? क्या यह एक उपकरण है? आज सुबह वह अचानक उसके घाव पर दवा लगाना चाहती थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि इंटर स्कूल प्रतियोगिता के लिए वह जिस स्कोपिंग टेबल का इस्तेमाल कर रही थी, वह उसके लिए भी थाम ले नघियु बन गई। इसके अलावा जब उसने ली कैवोई को यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे वास्तव में अच्छी तरह से अध्ययन करना है, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई उसे पसंद करता था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह खिड़की के बगल में सुन रहा था। उस समय वह अभी भी अजीब लगा। अजीब है, यह पता चला है, यह इस तरह से निकला है। फो डोंग हाय को नहीं पता था कि इस समय उसकी मनोदशा की कल्पना कैसे की जाए। क्रोधित, क्रोधित, उसके पास उन्हें व्यक्त करने की ताकत भी नहीं थी चीजें। यह मनोदशा, एक बार जब आपके पास ये भावनाएं होंगी, तो नफरत की भावना होगी, लेकिन आप इससे नफरत नहीं कर सकते। आप बेहद भ्रमित हैं, जैसे कि आपने व्यक्तिगत रूप से अपने द्वारा बनाए गए सपने को तोड़ दिया है। समय के साथ मुझे पता चला कि मैं तो बस एक मजाक था। चाहे उसका फायदा उठाया गया या नहीं, उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में केवल एक ही दुर्भावनापूर्ण आवाज बार बार आ रही थी, लिटिल मास्क उसे पसंद नहीं करता है। यह पता चला है कि लिटिल मास्क उसे पसंद नहीं करता है। लाइब्रेरी में उसका हाथ पकड़ने के बाद उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह संभावना, यह आवाज उसे एक चट्टान से नीचे धकेलती हुई प्रतीत हुई। उसका पूरा शरीर कांपने से बच नहीं सका। तो क्या आपको उसका जन्मदिन याद है? फो डोंग हाय के मन में
केवल एक ही विचार था, जैसे कि उसने जीवन बचाने वाली घास का एक तिनका पकड़ लिया हो। उसने सोचा, अगर यह सब गलतफहमी थी तो क्या होगा। इस दुनिया में बहुत सारे संयोग हैं। जब वह उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, तभी थाम ले नघियु उसके बगल में आ गया। अगर उसकी वजह से आप गलत समझते हैं और जानबूझकर परेशानी पैदा करते हैं, तो आप सचमुच मानसिक रूप से बीमार हैं। वह थाम ले नघियु से प्यार करती है, इसमें इतना महत्वपूर्ण क्या है? अब उसका थाम ले नघियु से कोई संपर्क नहीं है। वह इस बिंदु पर भी ध्यान नहीं देगा। जब तक वह तुम्हें अभी पसंद करती है, कल तुम ऐसा दिखावा करोगे जैसे आज कुछ हुआ ही नहीं। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैं सुनना चाहता हूँ कि वह क्या कहता है। फो डोंग हाय ने अपना चेहरा सहलाया, अचानक खड़ा हुआ, अपना सेल फोन निकाला और खा थान वान को दिया। उसे बुलाओ। फो डोंग हाय का कारण आखिरी धागे तक फैला हुआ था। भले ही उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, उसके होठों पर अब कोई खून नहीं बचा था, लेकिन उसने अभी भी अपनी गरिमा बनाए रखी, कोशिश की, अपनी अभिव्यक्ति को बनाए रखने की पूरी कोशिश की, खुद को संयमित नहीं होने दिया और कहा, खा थान वान को शब्द द्वारा, कृपया मेरी मदद करें, केवल सुन सकते हैं। मैंने अपनी सांस रोकने की आवाज सुनी। एक क्षण बाद फोन कनेक्ट हुआ। खाथान वान को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछा जाए। उसने फो डोंग हाय के चेहरे की ओर देखते हुए पहले पूछा, मिनखे, तुम कहाँ हो? डोंग परिवार के साथ खाना। ठीक है, ठीक है। बात यह है, खाथान वान एक पल के लिए रुके। क्या आपको याद है कि मिस्टर हाय का जन्मदिन कब होता है? क्या हमें उसे सरप्राइज देना चाहिए? शोरगुल वाली फोन लाइन से मिनखे ने दूसरी ओर से कहा, हाँ, निश्चित रूप से मैं आश्चर्यचकित होना चाहता हूँ। खाथान वान ने स्पीकर फोन चालू किया। तभी फो डोंग हाय ने मिनखे को पूछते हुए सुना, लेकिन उसका कब है जन्मदिन? फो डोंग हाय। वातावरण कागज की तरह शांत था। वास्तव में खाथान वान ने फो डोंग हाय के चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने फिर से पूछा, कल मैं आपको बताऊंगा। कल स्कूल चलकर थोड़ी चर्चा करते हैं, छुप छुप कर चर्चा करते हैं। श्रीमान को हाय मत बताना। आप क्या देने की योजना बना रहे हैं? फोन के दूसरे छोर ने अभी तक इसका पता नहीं लगाया था, फिर भी ध्यान से सोच रहा था। खाथान वान इतना चिंतित था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विनम्रता से कहने की कोशिश कर रहा था, मुझे कोई भी फालतू उपहार मत दो, अन्यथा हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्लास को पता है कि आपको मिस्टर हाय पसंद है। इतना कहने के बाद वह चिल्लाया और अपने दिल में प्रार्थना की, त्रियु मिनखे, जल्दी से जाने कि क्या करना है। जल्दी से कहें कि आपको मिस्टर हाय पसंद है, अन्यथा मिस्टर हाय सचमुच कल स्कूल को उड़ा देंगे। दूसरों को भी कष्ट होगा। फोन के दूसरे छोर पर मिनखे दंग रह गई। तुरंत एहसास हुआ कि कक्षाएं बदलने के बाद से उसके व्यवहार से दूसरों को आसानी से गलत समझा जा सकता है। खाथान वान का स्वर सुनकर ऐसा लगा कि वह सौभाग्य से फो डोंग हाय का पीछा कर रही थी, ऐसा नहीं सोचा था। सौभाग्य से फो डोंग हाय एकल कोशिका वाला था और उसने बहुत अधिक नहीं सोचा, बस उसे एक भाई के रूप में देखा। अगर उसने गलत समझा कि वह उसे पसंद करती है, तो वे दोस्त भी नहीं होंगे। ठीक उस दिन की तरह जब किसी ने उसे एक कागज की क्रेन दी, तो उसने सोचा कि वह पिटना चाहती थी। मिनखे फो डोंग हाय को खोना नहीं चाहता था। जल्दी से फोन बाथरूम में ले गया, समझाया, नहीं, 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 डॉन, झूठ मत बोलो। मैं श्री थान वान को नकारात्मक मानता हूँ। बार व्यस्त है क्या? बैटरी खत्म हो गई है। अध्याय 35। संपादित करें। पिंकी डिप्टी डुओंग हाय ने खाथान वान का फोन उठाया और फोन काट दिया। वह नहीं जानता था कि अगर वह सुनता रहा तो क्या करेगा। अब सब कुछ बहुत स्पष्ट था।
छोटा मुखौटा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फो डोंग हाय को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। शायद बिना कुछ भी सोचते हुए उसका दिमाग घूम रहा था। उसके पेट में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हाथ उसके आंतरिक अंगों को कसने की कोशिश कर रहा हो। सब कुछ खाली है, कोई ताकत नहीं बची है। वह सोफे पर बैठ गया, हैरान होकर जमीन की ओर देख रहा था। एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। खाथान वान भी अपने दिल में ढोल बजा रहा था। फो डोंग हाय को देख रहा था और न जाने क्या कर रहा था। भाई हाय, खाथान वान महसूस हुआ कि मैं भी जिम्मेदार महसूस करता हूँ। यदि त्रियु मिनखे अभी अभी आया होता तो उसने तुरंत फो डोंग हाय को बताया होता कि त्रियु मिनखे ने पहले थाम ले नघियू का पीछा किया था। इस प्रकार श्री हाय का भावनात्मक विकास पथ इस चरण तक नहीं पहुंच पाया होगा। लेकिन यह सच है कि उस वक्त उसने इतना कुछ नहीं सोचा। उसे बस यह डर था कि कहीं हाय फिर से भड़क न जाए। तुम पहले बाहर जाओ, फो डोंग हाय ने उसे टोका। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। लेकिन खाथान वान फिर भी मदद नहीं कर सका। लेकिन उसने कहा, यदि आप ठगा हुआ महसूस करते हैं, बहुत गुस्से में हैं, नहीं, यदि आप त्रियु मिनखे को फिर से देखना चाहते हैं, तो क्यों नहीं, क्या हमें थोड़ी बातचीत के लिए वकील ट्रूंग और होमरूम शिक्षक को ढूंढना चाहिए ताकि त्रियु मिनखे कक्षाएं बदल सकें। हालांकि त्रियु मिनखे भी उसका दोस्त है, लेकिन फो डोंग हाय के कारण ही वह उसे जानता था। खाथान वान अभी भी अनजाने में फो डोंग हाय के पक्ष में थे। धोखा? त्रियु मिनखे ने मुझे किसी बात में धोखा तो नहीं दिया। उन चर्चाओं में कहा गया कि वह मेरे प्रति अच्छा था क्योंकि वह चाहता था कि थाम ले नघियू सिरका खाए। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है। आपको उसके बारे में इस तरह बात करने की इजाजत नहीं है और बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार जब मैं किसी को इस तरह गपशप करते हुए सुनूंगा तो मैं सीधे उसे पीट दूंगा। फो डोंग हाय का स्वर किसी भी भावना से रहित था। वीआईपी कमरे में रोशनी मंद थी, जिससे लोगों के लिए उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखना और भी मुश्किल हो गया। जब मैं कुछ करना शुरू करता हूँ तो मैं केवल इस बात की परवाह करता हूँ कि मुझे यह चाहिए या नहीं। अगर मैं यह नहीं चाहता हूँ, मैं यह नहीं चाहता, मेरी गर्दन पर चाकू रख दो, मैं यह भी नहीं करूँगा। फो डोंग हाय ने कहा, आप किसी को इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि कोई आपको पसंद करता है। शायद बहुत समय पहले, शायद जब उसने अपना मुखौटा हटाया था, शायद उस रात लाइब्रेरी में, शायद यह पहले की बात है। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, उसे एहसास हुआ कि वह उसे पसंद करता है। तो से शुरुआत में कोई धोखा नहीं था, कोई गलतफहमी नहीं थी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि त्रियु मिनखे ने कभी किसी और को पसंद किया था या नहीं। उसे केवल इस बात की परवाह थी कि त्रियु मिनखी उसे पसंद करती थी या नहीं। अब वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह उसे पसंद नहीं करती थी। वह उसे केवल एक बॉस के रूप में देखती है, और जब उसने पहली बार कक्षाएं बदलीं, तो उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए जो चीजें कीं, वे संभवतः इस कक्षा में जल्दी से एकीकृत होने में सक्षम होने के लिए थी, क्योंकि एक छोटी सी आग लगने के बाद उसके पास ऐसा कभी नहीं था। उसने तुरंत सोचा कि प्रतिद्वंद्वी में आग उसका इंतजार कर रही है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। फो डोंग हाय को असहनीय महसूस हुआ। मौन न जाने कब तक चुप रहा। फिर उसने मुंह का कोना चिकोटा। आज की बात कहने की इजाजत नहीं है। अभी तक किसी को नहीं पता था कि उसने इतना बड़ा तमाशा बनाया है। आज के बाद भी वह दिखावा कर सकता है कि कुछ भी नहीं हुआ। खाथान वान ने उसकी ओर देखा और बस कहा, ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फो डोंग हाय कैसे पुनर्जीवित हो गया। उसकी आत्मा, उसका पूरा शरीर अभी भी खाली था और कांप रहा था। बिजली की एक चमक उसके पास से गुजरी।
जिसने फो डोंग हाय के पीले चेहरे को रोशन कर दिया। फिर उसके बगल में बाहर भारी बारिश हो रही थी। पानी। क्या हम कल कक्षा में इस बारे में बात नहीं कर सकते? लेकिन उसने अभी भी अपने फोन पर नोट में फो डुओंग हाय का जन्मदिन लिखा था। पिछली बार उन्होंने जोर से बहस करते हुए बात की थी। वह अपने खुद के व्यवसाय के बारे में भी सोच रही थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकी। सौभाग्य से खाथान वान ने उसे याद दिलाया। इस बार उसे ध्यान से याद रखना था। मिनखे के फोन पर नोटों में कई नोट थे। वे सभी महत्वपूर्ण लोगों की महत्वपूर्ण तारीखें थीं, जिनमें हा डोंग, आंटी डोंग और डोंग थाम शामिल थे। यह सोचते हुए उसने 5 नवंबर की घटना को सबसे ऊपर रखा, ताकि कोई गलती न हो। मिनखे, थोड़ी देर और इंतजार करो, खाना तैयार हो जाएगा। यह ठंडा होगा, डोंग थाम ने उसे बुलाया। मिनखे जल्दी से लौट आया। डोंग ट्यू ने मिनखे को पसंद आने वाले व्यंजन उसके सामने रख दिए और ध्यान से पूछा, क्या तुम मेरी मौसी के घर जाना चाहती हो? लेकिन अभी तक हमारा घर नहीं सौंपा गया है। 2 महीने पहले जब मैं विदेश में था, मैंने एक जमा राशि का भुगतान किया था। मुझे लगता है कि इसमें जाने से पहले मुझे 1 महीना लगेगा। यह एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, एक इस्तेमाल किया हुआ विला। यह ठीक है, आंटी डोंग, मैं रहूंगा यहाँ। स्कूल ठीक है, यह अधिक सुविधाजनक होगा। डोंग ट्यू ने तुरंत फिर से पूछा, तो आप सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों के लिए कहाँ रहते हैं? खे, तुम्हारे पास लौटने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, है ना? यदि नहीं तो स्कूल खाली हो जाएगा। क्या तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगेगा? हमारे घर आओ। जब तक आप सिर हिलाएंगे, घर मिलने के बाद हम तुरंत आपके लिए एक कमरे की व्यवस्था कर देंगे। मिनखे को झिझकते हुए देखकर डोंग टू ने तुरंत कहा, आप किस बारे में झिझक रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपकी चाची और चाचा डोंग ने भी तुम्हें बड़े होते हुए देखा है। आप दोनों प्रेरित और मेहनती हैं। हम सभी एक बेटी की तरह हैं घर में। अब हमारी भी आर्थिक स्थिति है और हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप क्यों झिझक रहे हैं? आपकी दादी के निधन से पहले उन्होंने हमसे आपकी देखभाल करने के लिए कहा था, यह जानते हुए कि त्रियु परिवार ऐसा था। हम विदेश नहीं जाते। डोंग थाम ने यह भी कहा, यह भी सही है। मिनखे, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे कपड़ों की खरीदारी के लिए ले जाना चाहते हो? कुछ दिनों में मुझे स्थानांतरण प्रक्रियाओं से गुजरना होगा और तब तक मुझे आपको परेशान करना होगा। मिनखे ने अपना सिर झुकाया, अपने हाथ में चॉपस्टिक को कसकर पकड़ लिया। उसकी नाक की नोक थोड़ी पीड़ादायक थी और सहमति में थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है। मिनखे को सहमत देखकर पूरा डोंग परिवार बहुत खुश हुआ। हालांकि जब डोंग परिवार इस बार घर लौटा, तब भी वे एक होटल में रह रहे थे। कई चीजों की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए वे केवल मिनखे को पहले स्कूल में रहने दे सकते थे और घर में जाने के लिए शीतकालीन अवकाश तक इंतजार कर सकते थे। डोंग परिवार ने इसे सिर्फ रहने के लिए खरीदा था। मिनखे और डोंग परिवार खाने पीने के लिए बेहद उत्साहित थे। खाने के बाद 4 लोग रेस्तरां की दूसरी मंजिल से नीचे आए। बाहर एक बड़ी खरीदारी देखी। डोंग मंगल बोलते हैं, तो फिर पहले उसे स्कूल ले चलें, फिर होटल चलेंगे। मिनखे उनके साथ विनम्र नहीं थे और उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, धन्यवाद। मिनखे और डोंग तुए और डोंग थाम रेस्तरां लॉबी में खड़े होकर अंकल डोंग के यहाँ ड्राइव करने का इंतजार कर रहे थे। इस समय एक परिचित कार भी धीरे धीरे आ रहा था। ड्राइवर ने एक छाता पकड़ रखा था, जिससे त्रियु और त्रियु वियन की मां कार से नीचे आ गई। त्रियु और त्रियु वो निन की मां अभी भी थी, अभी भी तनावग्रस्त है। त्रियु वियन का दिल भी अत्यावश्यक था। जितना अधिक समय तक तनाव बना रहा,
ट्रियो निन्ह ने अभी भी घर जाने से इनकार कर दिया। ट्रियो की माँ धीरे धीरे उसे दोषी ठहराती। इसलिए ट्रियोवियन ने एक तरीका सोचा और उन दोनों के लिए भोजन करने का समय तय किया। पिछले कुछ दिनों से ट्राइयो की माँ ट्राइयो मिनखे के मामलों के कारण बेहद परेशान थी और चावल भी नहीं पच पा रहा था। लेकिन जब उसने सुना कि वह त्रियो निन्ह के साथ भोजन करेगी, तो वह जल्दी से यहाँ आ गई, यह सोचकर कि उसने एक बेटी खो दी है और वह अपने और त्रियो निन्ह के बीच रिश्ते को कठोर नहीं रहने दे सकती। लेकिन त्रियो निन्ह ने ऐसा नहीं किया। आना चाहते हैं। उनके आने का कारण यह था कि त्रियो मैक को कला विभाग के कार्यालय में त्रियोवियन को बात करते हुए सुनने के बारे में बताने के बाद उनके दूसरे भाई के मन में कुछ चल रहा था और उन्होंने उनसे हाल ही में त्रियोवियन पर थोड़ा ध्यान देने के लिए कहा था। वह देखना चाहता था कि त्रियोवियन क्या करना चाहता है, इसलिए वह यहाँ आया। लेकिन उन तीनों ने इसके बारे में नहीं सोचा। इससे पहले कि वे कार से बाहर निकलते, उन्होंने त्रियो मिनखे को रेस्तरां की लॉबी में खड़ा देखा। सिटी ने जोर से कहा, यह बहुत बड़ा नहीं है। जब तक आप इस शहर में हैं, तब तक यहाँ बहुत सारे 5 सितारा रेस्तरां नहीं हैं। देर सबेर आपका सामना थोड़ा पतला होगा। शायद मैं अभी अभी स्कूल से निकला हूँ, इसलिए मैंने अभी भी एक लंबा कोट पहना हुआ है। वर्दी के बाहर यह बिल्कुल भी भारी नहीं लगता है। इसके विपरीत, इसकी लंबी और पतली आकृति के कारण यह और भी अधिक सुंदर और सुंदर है। उसकी त्वचा सफेद है और वह अभी भी वह दीर्घायु ताला पहनती है जो उसकी दादी ने उससे पहले मांगा था। दुखद। परिवार में सभी बच्चे लंबे और पतले हैं, लेकिन मिनखे निश्चित रूप से सबसे उत्कृष्ट बच्चा है। जब मिनखे का घर में स्वागत किया गया, तो वह भी मिनखे की सुंदर उपस्थिति से बहुत हैरान थी। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसे थोड़ा और दिखने के लिए लुभाया। लेकिन क्योंकि उसे ट्राइयोवियन की भावनाओं की परवाह थी, इसलिए उसने बहुत ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब इतनी खूबसूरत लड़की किसी और के घर की है और त्रियो निन्ह दोनों ने अपने बगल में डोंग ट्यू और डोंग थाम पर ध्यान दिया। हजारों बार बिना सोचे समझे डोंग परिवार ने घर लौटने पर सबसे पहला काम मिनखे को ढूंढना किया। दोनों को असहजता महसूस हुई, इसलिए उन्होंने तुरंत छाता लिया और चल दिए। मूल रूप से त्रियो की मां ने सोचा था कि वह ऐसा करेगी, भले ही उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया हो। जब वे मिलते थे तो मिनखे कम से कम उन्हें नमस्ते कहते थे, है ना? लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। नहीं। मिनखे ने भी उन्हें देखा, लेकिन तुरंत अपनी आंखें हटा लीं और डोंग परिवार की कार में बैठ गया। ट्रियो की मां की सांसें तेज हो गई और उसका दिल अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे सुई से चुभोया जा रहा हो। बिना कुछ सोचे समझे वह कार रोकने के लिए बाहर निकली। ड्राइवर ने जल्दी से छाता लिया और उसके पीछे भागा। त्रियोवियन रेस्तरां की सीढ़ियों पर अकेला खड़ा था। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि त्रियो निन्ह की मां और त्रियो निन्ह उसके साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन भारी बारिश के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया था। कार। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। ट्राइयो मिनखे, ट्रियो की मां को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। अब जब हम मिलते हैं, तब भी तुम नमस्ते भी नहीं कहते। मिनखे कार में बैठ गई। ट्रियो की मां ने कार के दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया, उसे बंद नहीं करने दिया। मिनखे ने भौहें चढ़ाकर कहा, जाने दो। डोंग थाम मिनखे के दाहिनी ओर बैठा था। जब उसने त्रियो की मां और त्रियो निन्ह को आते देखा, तो वह क्रोधित हो गया और बोला, क्या हुआ? क्या जाने देना ठीक है? क्या हमें इतना उलझना नहीं चाहिए कि जाने न दें? आप लोग पहले क्या करते थे? क्या नमस्ते कहने के लिए कुछ भी अच्छा बचा है? अगर हमने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, तो फिर भी हम नमस्ते क्यों कहेंगे? त्रियो निन्ह ने छाता पकड़ रखा था,
उदासी से त्रियु मिनखे की ओर देखा, मदद नहीं कर सका लेकिन कहा, बहन, तुम क्या हो? बहन, यह अब मेरी बहन है। डोंगथाम ने जानबूझकर त्रियु निन्ह को क्रोधित किया। मिनखे की बाह को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा और उसके कंधे पर अपना सिर झुका लिया। त्रियु निन्ह क्रोधित था और चाहता था कि वह दौड़कर डोंगथाम को पीट सके। तो त्रियु मिनखे को जाने दो, तुम बहुत मोटे आदमी हो। 2 साल पहले डोंगथाम बहुत मोटे थे और त्रियु निन्ह ने कई बार उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन 2 साल बाद डोंगथाम की शक्ल अब काफी खूबसूरत हो गई है। जाने मत दो। डोंगथाम ने गुस्से में कहा, तुम्हारा पूरा परिवार मोटा है। यह देखकर कि दोनों बच्चे लड़ने वाले थे, यात्री सीट पर बैठा डोंगट्यू पीछे मुड़ा और ट्रायू की मां से कहा, ईमानदारी से कहूं तो सुश्री ट्रायू, आप लोगों ने वास्तव में मिनखे को हरा दिया। मिनखे हमेशा सुधार करने का प्रयास करता है। मैं हमेशा ऐसी बेटी चाहती थी। अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते तो हमें जल्दी बताएं, कितना अच्छा होगा। हमारा पूरा परिवार उसके लिए सुंदर कपड़े खरीदेगा, उसे एक सुंदर कमरे में रहने देगा। आपके यहाँ रहने और आपसे तिरस्कृत होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ट्रायू की मां अपने परिवार की शिक्षाओं को नजरअंदाज करना चाहती थी और उसने डोंगट्यू को चुप कराने के लिए एक थप्पड़ मारा। लेकिन जिस बात ने उसे अधिक आहत किया वह यह थी, ऐसा लग रहा था कि उसने एक मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। यहाँ तक कि बाहरी लोग भी त्रियु मिनखे के साथ उससे बेहतर व्यवहार करते थे। चलो बात करते हैं, ठीक है? मैं पिछले 2 दिनों से बहुत सोच रहा हूँ। मुझे खेद है, आप किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं? आप लोग केवल दिखावा कर रहे हैं। क्या आप सभी ने कोई कार्रवाई की है? आप लोगों के पास पहले से ही ट्रायुवियन की जैविक बेटी है, फिर भी आप मिनखे की तलाश क्यों कर रहे हैं? डोंगथाम ने उन दोनों को असहजता से देखा, गुस्से से कहा, यह सब तुम लोगों की वजह से है, इसीलिए मिनखे का जन्मदिन भी नहीं है। अब तक वह मिनखे के जन्मदिन का उपयोग कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, जब मिनखे 18 साल की हो जाएगी तो मेरी माँ उसे उसके आईडी कार्ड पर जन्मतिथि बदलने के लिए ले जाएगी। मैं अब तुम लोगों को नहीं चाहता। बोलना समाप्त करने के बाद डोंगथाम ट्रियु मिनखे के शरीर पर रेंग गया और ट्रायू की माँ की उंगलियों को सख्ती से हटा दिया। ट्रायू की माँ का खून उसके सिर के ऊपर तक पहुंचना चाहता था। डोंगथाम ने अभी जो कहा था उसका खंडन करने का उसके पास मूल रूप से कोई रास्ता नहीं था। यह सही है। इसका वास्तव में मतलब है कि उन्होंने मिनखे को हारने दिया। लगभग 3 साल पहले त्रियुवियन एक खेल उत्सव में भाग लेने के दौरान घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें पता चला कि ट्रायुवियन उनकी जैविक बेटी नहीं है। डीएनए मैच नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में गलती से गले मिलने की घटना का पता चला। लोग नहीं जानते कि ट्रायुवियन के जैविक माता पिता कौन है। इनक्यूबेटर में रहते हुए दोनों बच्चों को बदल दिया गया था। तो फिर उन्होंने अपनी जैविक बेटी त्रियु मिनखे की तलाश शुरू कर दी। उस समय किसी को भी ढूंढना लगभग असंभव था। पूरे परिवार ने हतोत्साहित होकर त्रियुवियन को अपनी जैविक बेटी मानने का फैसला किया और अपना जीवन भी बदल लिया। जन्मदिन 24 अक्टूबर से बदलकर उसका असली जन्मदिन 14 अक्टूबर हो गया। अप्रत्याशित रूप से सुधार के तुरंत बाद मिनखे मिल गया। उस समय उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। अंत में यह परिवर्तन है, ट्रायुवियन के आईडी कार्ड पर जन्मतिथि को एक बार फिर मिनखे की तारीख में बदल दिया गया। या नए आए मिनखे को थोड़ी नाराजगी झेलनी पड़ी। उस समय ट्रायुवियन की बदली हुई तारीख के आधार पर तारीख ली गई 15 साल की दूसरी बार अपना जन्मदिन बदलने वाली थी और उसने सोचा कि ट्रियु परिवार को अब उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगी। त्रियु की मां का दिल नरम हो गया। उसने तुरंत त्रियु के पिता से त्रियु मिनखे के जन्मदिन को सही करने की विनती की। उस समय
त्रियु की माँ ने सोचा कि मिनखे ध्यान नहीं देगी। आखिरकार परिवार में हर कोई सोमवार को उसका दूसरा जन्मदिन मनाएगा। उसके लिए 24वां आईडी कार्ड पर तारीख सिर्फ एक नंबर है। लेकिन अब त्रियु की माँ को इसका पछतावा है। वह स्पष्ट रूप से समझती है कि वह किस तरह का व्यक्ति है, क्योंकि वह त्रियु वियन को दूर नहीं धकेलना चाहती थी, लेकिन अंततः उसने मिनखे को उससे और भी दूर धकेल दिया। त्रियु का आधा हिस्सा माँ बारिश में भीगी हुई थी। इतनी दुखी थी कि उसके सभी आंतरिक अंगों में दर्द हो रहा था। उसने अनजाने में मिनखे की ओर देखा जो अभी भी चुप थी, मानो विनती करते हुए पूछ रही हो, मिनखे, क्या तुमने अपना बच्चा पूरी तरह से खो दिया है? उसके दिल में अभी भी उम्मीद की किरण है कि मिनखे वापस आएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मिनखे ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और शांति से कहा, हाँ, तुमने मुझे खो दिया है। ऐसा लग रहा था कि त्रियु मिनखे ने पूरी तरह से हार मान ली है। अब उसके दिल में कोई चिंता नहीं है, अब उसे कोई पश्चाताप नहीं है। परिवार के सदस्य उससे प्यार करते थे। उस पल में त्रियु की माँ को लगा कि उसकी आंखें काली हो गई हैं और उसकी उंगलियां डोंग थाम द्वारा गर्व से हटा दी गईं। त्रियु की माँ के पैर नरम थे, वह बारिश में लगभग घुटनों के बल बैठ गई थी, लेकिन ड्राइवर ने उसकी मदद की और त्रियु वो निन्ह ने चुपचाप रोते हुए पूछा, ऐसा क्यों हो गया? हालांकि ऐसा क्यों हुआ, यह उसके दिल से बेहतर कोई नहीं जानता। उसे एहसास हुआ कि वह दोषी थी जिसने सब कुछ किया। क्या होगा अगर हम मिनखे का जन्मदिन बदल दें, तो क्या यह ठीक रहेगा? चेहरे से आंसुओं की धारा बहते हुए त्रियु की माँ ने त्रियु वो निन्ह से पूछा। रेस्तरां की लॉबी में खड़े होकर उसे यह कहते हुए सुनकर त्रियु वियन का चेहरा फिर से बदल गया। डोंग परिवार घर लौट आया। कमोबेश मिनखे को और अधिक महसूस हुआ आश्वस्त है। भविष्य में कम से कम जब भी माता पिता की बैठक होगी, तो उसके पास बैठक में भाग लेने के लिए कोई न कोई होगा। अब लोग गुप्त रूप से इस बात का मजाक नहीं उड़ाएंगे कि क्या वह ट्रायू परिवार की सिर्फ गोद ली हुई बेटी है, या ट्रायू परिवार के सुंदर सबसे बड़े भाई ने स्कूल के बाद केवल ट्रायू वियन को क्यों उठाया है और उसे क्यों नहीं उठाया। बाद में आंटी डोंग उसे लेने आएंगी। भगवान जानता है कि मिनखे इस पुनरुत्थान के लिए कितना आभार महसूस करता है। डोंग परिवार अभी भी वहां है, क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद रात के खाने पर जाएं और थोड़ी देर से काम करें। समय इसलिए शाम को स्कूल लौटने के बाद मिनखे ने खुद को कुछ और विषयों का अभ्यास करने के लिए मजबूर किया और अगली सुबह 12 बजे तक बिस्तर पर नहीं गया। मिनखे अभी भी उठने वाला पहला व्यक्ति था स्कूल के छात्रावास में। जब वह कक्षा में दाखिल हुई तो उसने खोंग तूथू को स्कूल लौटते देखा। उसकी स्थिति दूसरी तरफ है, जो कई लड़कियों से घिरी हुई है। मिनखे को आते देखकर उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और मिनखे की ओर देखा। मिनखे ने अलविदा कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। जब उसने खोंग तूथू के सौभाग्य की सांस ली तो वह खुश नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत सांस नहीं ली। वैसे भी 2% ठीक है, लेकिन इसका न होना भी ठीक है। लेकिन फिर मिनखे को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। फो डुओंग हाय नहीं आया। खाथान वान आलस्य से मेज पर बैठा हुआ मंगा पढ़ रहा था। जब उसने उसे आते देखा तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। उसने तुरंत नमस्ते कहा, फिर तुरंत अपना सिर झुकाया और मंगा पढ़ना जारी रखा। टेबल फो डुओंग हाय कुछ भी क्यों नहीं बचा है। कोई शोर रद्द करने वाला हेडफोन नहीं है और कोई जैकेट भी इधर उधर नहीं पड़ी है। पिकाचू तकिया जो उसने उसके लिए खरीदा था, जो उसे इस महीने बहुत पसंद था, वह भी गायब हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि पहले फो डुओंग हाय अक्सर स्कूल छोड़ देता था, 3 दिन मछली पकड़ता था और 2 दिन जाल सुखाता था, लेकिन पिछले महीने से वह हर दिन स्कूल जाता था। वह सभी स्कूल जाते हैं।
इतना कि जब मिनखे ने अपना खाली सामान देखा तो वह थोड़ा दंग रह गया। फोडोंग हाय कहा है। मिनखे यह पूछे बिना नहीं रह सका। यह सप्ताहांत नहीं है, मैं उसका सामान क्यों नहीं देख सकता? खाथान वान ने कहा। उसने 2 दिन की छुट्टी मांगी। मुझे लगता है कि वह परसों स्कूल वापस जाएगा। चिंता मत करो। तुमने अचानक छुट्टी क्यों मांगी? मिनखे को कल रात भारी बारिश और अचानक ठंडी हवा याद आई। वह थोड़ा चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। क्या वह बीमार है? खाथान वान ने थोड़ा उलझन महसूस करते हुए मिनखे की ओर देखा। अस्पष्ट रूप से कहा, कल जब मैं स्कूल से घर आया तो बारिश में फंस गया। बुखार? क्या यह गंभीर है? मिनखे ने पूछा। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी ठंड है, खाथान वान ने कहा। मिनखे को पहले बैठना पड़ा क्योंकि वह अंतर स्कूल प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था। मिनखे ने तब तक प्रश्नों का अभ्यास किया जब तक उसकी आंखें चमकने नहीं लगीं और उसने ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन एक समस्या को हल करने के बाद उसने अपना सिर उठाया और अपने बगल में खाली जगह देखी। किसी कारण से उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। यह पहली बार था जब फोडुओंग हाई स्कूल नहीं गई और पहले बात नहीं की कोई ध्वनि। उसके बगल में कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बहुत अधिक सुनसान था। अंत में स्कूल खत्म होने का लगभग समय हो गया था। मिनखे उसे एक टेक्स्ट संदेश भेजने से खुद को नहीं रोक सका। भाई हाय, खाथान वान ने कहा कि तुम्हें सर्दी है। आपको बुखार है? घर में कोई प्राइवेट डॉक्टर तो है ना? क्या आपकी अभी तक जांच हुई है? अभी आपके शरीर का तापमान क्या है? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मैं इसे आपके पास ला सकता हूँ। मिनखे ने घबराकर अपना फोन पकड़ लिया। यह देखकर कि फोडुओंग हाय ने जवाब नहीं दिया, वह मदद नहीं कर सकी। लेकिन एक और पाठ संदेश भेजा। क्या वह वास्तव में असहज थी इसलिए वह सो गई है? नहीं। यदि आपने संदेश पढ़ा है तो मुझे QAQ1 का उत्तर दें। उसका और फोडुओंग हाय का है। अतीत में भाग्य पाने के लिए वह हर दिन केवल फोडुओंग हाय को संदेश भेजती थी, जिनमें से अधिकांश 3 बिंदु वाले होते थे। यह पहली बार था जब उसने फोडुओंग हाय को बहुमूल्य सामग्री वाला एक टेक्स्ट संदेश भेजा था। वह अभी भी आश्वस्त नहीं थी क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि फोडुओंग हाय को कुत्तों से डर लगता था और अक्सर उसके शरीर पर कटे हुए कांच के निशान पाए जाते थे। हालांकि उन्होंने कहा कि इंस्टेंट नूडल्स बनाते समय कांच का कटोरा टूट गया और उन्हें चोट लग गई, लेकिन मिनखे के दिल में हमेशा महसूस होता था कि कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, उन्होंने जाने की योजना बनाई। फोडुओंग हाय का घर देखने लायक है, उसकी स्थिति कैसी है? वह पलटी और खाथान वान से पूछा, तुम्हें फोडुओंग ही के घर का पता है ना? क्या तुम मुझे भेज सकते हो? खाथान वान स्तब्ध रह गए। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप यह नहीं चाहते थे? मिनखे ने कहा, मुझे डर है कि उसे बुखार होगा जिससे घर जल जाएगा। क्या आपने नहीं कहा कि उसके घर में कोई वयस्क नहीं है और वह ज्यादातर अकेला रहता है? खाथान वान से पता प्राप्त करते हुए मिनखे ने अपना स्कूल बैग डाला, बुखार कम करने वाली दवाएं और बुखार कम करने वाले पैच खरीदे और एक छाता लेकर फोडुओंग हाय के घर की ओर तेजी से बढ़ी। उसके जाने तक प्रतीक्षा करें। खाथान वैन ने तुरंत फोडुओंग हाय को एक संदेश भेजा। मिस्टर हाय, मेरे जीवन के बाद मैं सुंदरता के प्रलोभन को बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने त्रियु मिनखे को आपके घर का पता बताया। यह आपके अपार्टमेंट का पता है। उसे अपनी माँ के विला का पता मत बताएं। प्यार में पड़ने के बाद फोडुओंग हाय गिर गया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें अभी भी वीचैट संदेश पर केंद्रित थी जो त्रियु मिनखे ने उसे भेजा था। उनकी भावनाएं जटिल और दुखद दोनों थी। उनके मन में उन्होंने पहले से ही 100 एपिसोड की टीवी श्रृंखला से अलगाव और अलगाव के दृश्य को दोहराया था।
खाथान वान ने जो संदेश भेजा था उसे देखकर उन्होंने तुरंत उस पर क्लिक किया और उसे देखा। फिर उठ बैठा। यह क्या बकवास है? छोटा मुखौटा यहाँ आना चाहते हैं? लेकिन आपने अभी तक अपने बाल नहीं धोए हैं। फो डोंग हाय का दिल दुख से भरा है, क्योंकि उसने कहा था कि वह उसे पसंद नहीं करता है, फिर भी वह उसकी परवाह क्यों करता है? उसे मरने दो। अध्याय 36। थाम ले नघ्यू, क्या अच्छा है? उच्चतर, क्या आप अधिक अमीर हैं? मिनखे ने पता लिया और नदी तट पर स्थित एक शानदार उपखंड में गए। पहली नजर में यह एक सीबीडी कार्यालय भवन जैसा लग रहा था। जब उन्होंने इमारत में प्रवेश किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह एक ऊंची अपार्टमेंट इमारत थी। सीबीडी केंद्रीय व्यापार जिला। केंद्रीय व्यापार जिला शहर का वाणिज्यिक और व्यावसायिक केंद्र है। इसमें वाणिज्यिक और कार्यालय स्थान शामिल है। उसने सुरक्षा गार्ड की तलाश की। सुरक्षा गार्ड ने वॉकी टॉकी उठाया। शायद दूसरे छोर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वह उसे अपार्टमेंट में ले गया। ऊपरी मंजिल पर मिनखे हाथ में बुखार कम करने वाली दवा का एक थैला लेकर दरवाजे की घंटी दबाए खड़ा था। एक क्षण बाद दरवाजा अंदर से खुला। फू डोंग हाय का लाल सिर उसके माथे से चिपका हुआ था। उसने खुद को कंबल में लपेटा और उसे खोलने चला गया। लॉबी में कोई लाइटें नहीं जल रही थी। मौसम तेज था, बारिश हो रही थी। उसके होंठ उसकी त्वचा की तरह पीले पड़ गए थे। उसका चेहरा असामान्य रूप से लाल हो गया था। संक्षेप में वह एक बीमार व्यक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। मिनखे ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाय, तुम्हारे बाल इतने गीले क्यों हैं? आपको बुखार है लेकिन फिर भी आप अपने बाल धोते हैं? अब और जीना नहीं चाहते? फो डोंग हाय ने अपना माथा रगड़ा और ठंडे स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? हालांकि मिनखे ने उसके असामान्य व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया और देखने के लिए सीधे अपना सिर अंदर डाला। खाथान वान ने कहा कि आप बीमार थे। क्या आपके परिवार में कोई और है? अपना सिर अंदर घुसाया और चारों ओर देखा कुछ बार। मिनखे को यकीन है कि फो डोंग हाय के घर में कोई और नहीं है। यह वास्तव में बहुत अकेला है। पर्दे बंद है। लिविंग रूम बिना किसी फर्नीचर, टीवी या सजावट के पूरी तरह से खाली है। कोई दीवार नहीं, बस एक सोफा और कुर्सी। दीवारें शुद्ध सफेद हैं। ऐसा लगता है जैसे फर्श की सतह केवल 200 वर्ग मीटर है। खुले रसोई काउंटर पर संगमरमर की मेज भी बिल्कुल नई है। रेफ्रिजरेटर पर वारंटी लेबल को फोड़ने की जहमत नहीं उठाई गई। सौभाग्य से आप आ गए, अन्यथा आज रात फो डोंग हाय क्या खाएगा? यदि आप बीमार हैं तो क्या आपको बाहर डिब्बा बंद खाना खाना पड़ेगा? इससे पहले कि वह देखना समाप्त करती, फो डोंग हाय की उंगली ने उसके माथे को दबाकर उसे दूर धकेल दिया। फो डोंग हाय ने उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया। क्या आप 100 स्कूलों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं? उस व्यक्ति से मिले जिसे आप देखना चाहते हैं। मेरे जैसा टेबलमेट ढूंढने के लिए आपके पास इतना समय क्यों है? फो डोंग हाय की आवाज कर्कश थी। वह बर्फ की तरह ठंडे शब्द बोल रहा था। मिनखे असमंजस में था। मैंने उन सभी चीजों का अध्ययन पूरा कर लिया है जिनकी मुझे समीक्षा करने की आवश्यकता है। स्कूल के बाद मेरे पास बहुत खाली समय है। मैंने सुना है कि आप बीमार हैं, इसलिए मैं तुरंत। फो डोंग हाय वोंग का चेहरा उदास लग रहा था। उसने उसे टोकते हुए कहा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि मैं बीमार हूं या नहीं। क्या तुमने ध्यान दिया, मिनखे? क्या बकवास है? मूर्खतापूर्ण बुखार। हमने एक दिन से एक दूसरे को नहीं देखा है और अचानक हम बकवास कर रहे हैं। मिनखे को डर था कि उसे बुखार होगा जिससे उसका दिमाग उबल जाएगा। इसलिए उसने उत्सुकता से दवा की थैली अपनी कलाई पर रख ली और फो को धक्का दे दिया। डोंग हाय अंदर, जल्दी अपने बाल सुखाओ। इसके बाद सो जाना।
लापरवाही से बहुत जोर से धक्का देने पर फुडोंग हाय थोड़ा लड़खड़ा गया। उसकी सांसें गर्म हो गईं और उसने उसका समर्थन किया। आपका वजन कितना है? मिनखे ने कठिनाई से पूछा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी पहाड़ से दब रही हो, लगभग गिर रही हो। उसका एक M7 का शरीर हवा में लहराते हुए बांस के तने की तरह है, न जाने कब टूटकर आधा हो जाए। आम तौर पर आप पतली दिखती हैं। क्या मैं एक M88 लंबा हो सकता हूँ? जाकर पूछो कि एक M88 लंबे आदमी का वजन कितना है। फुडोंग हाय गुस्से में थी। उसके पूरे पैर का वजन 10 किलो था। वह अपने दिल में क्रोधित था, मन ही मन सोच रहा था, थाम ले नघियु हल्का है, थाम ले नघियु पतला है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, मुझे मोटी भी कहो, आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। फुडोंग हाय को गुस्सा आ गया। उसने मिनखे का हाथ झटक दिया, घूम गया और अंदर चला गया। मिनखे ने दरवाजा बंद कर दिया, अपना बैग नीचे रख दिया और एक पल के लिए इधर उधर देखा। फुडोंग हाय का डुप्लेक्स अपार्टमेंट इतना बड़ा था, लेकिन उसमें चाय की मेज नहीं थी, इसलिए उसे सारा फर्नीचर फर्श पर रखना पड़ा। फुडोंग हाय ने अपने नितंब को सोफे पर झुका दिया। फुडोंग हाय के पूरे शरीर को महसूस हुआ वह इतनी गर्म थी कि उसे अपने चारों ओर लिपटे कंबल की परत से भी गर्मी महसूस हो रही थी। उसने उसकी गर्दन को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। यह सोचकर उसने अपना हाथ हटा लिया। हमें अस्पताल जाना होगा, उत्साहपूर्वक फुडोंग हाय से पूछा। क्या निजी डॉक्टर कभी जांच के लिए नहीं आए? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊं तो कैसा रहेगा? अस्पताल मत जाओ। फुडोंग हाय ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी। उसे समझ नहीं आया कि उसके चेहरे पर भाव इतने भ्रमित क्यों थे। निराशा और उदासी दोनों के साथ उसने साहसपूर्वक अपना सिर एक ओर कर लिया। छूना नहीं मुझे, मिनखे। मिनखे को लगा जैसे उसे बुखार हो गया होगा, इसलिए वह अब उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं बस चला जाऊंगा। बाहर बारिश हो रही है, जा रहा हूँ। दरवाजे से बाहर निकले और हवा की चपेट में आना दुखद होगा। आइए पहले घर पर बुखार कम करने की कोशिश करें। क्या आपके घर में उबलता पानी है? मिनखे ने कहा कि वह लाइट चालू करने के लिए हॉल में गई। फिर पानी की तलाश में रसोई की मेज पर गई। गर्म पानी नहीं मिलने पर उसने दीवार की अलमारी से केतली ढूंढी और पानी उबालना शुरू कर दिया। तुरंत पानी उबाला और आग्रह किया, जल्दी करो और अपने बाल सुखाओ। एक बार जब यह सूख जाए तो बुखार कम करने वाला पैच लगाओ। गर्म पानी लो और दवा लो, फिर बिस्तर पर जाओ और सो जाओ। पसीना आना ठीक है। कुछ मिनट बाद पानी उबल गया। ओह! मिनखे ने सोचा कि फुडोंग हाय तुरंत अपने बाल सुखाने के लिए बाथरूम में चली गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उसे अभी भी सोफे पर बैठे देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे उन आँखों से घूर रहा था जिन्हें अब उसकी आँखों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लाल थे, बेदम, तबाह लग रहे थे, जैसे कि उसने अभी अभी दुनिया के अंत का अनुभव किया हो। क्या यह ठंड नहीं है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वह खुद नशे में है? और उल्टी हो गई। एक पल के लिए उसने उसे व्याख्यान देने के लिए अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। मिनखे ने एक गिलास पाया, गर्म पानी डाला, फिर एक तौलिया और हेयर ड्रायर लेने के लिए बाथरूम में गया। बाथरूम में संगमरमर अभी भी स्थिर था। पानी अभी तक सूखा नहीं है तो पता चला कि फुडोंग हाय ने अभी अभी अपने बाल धोए हैं। मिनखे को समझ नहीं आया कि उसका दिमाग क्या सोच रहा था। जब वह बीमार था तब भी वह अपने बाल धोना चाहता था। वह फुडोंग हाय के पास गई, उसे एक कप गर्म पानी दिया और उसे दोनों हाथों से पकड़ने के लिए कहा, पानी पी लो, तुम्हारे होंठ बहुत सूख गए हैं। फुडोंग हाय को पानी का गिलास मिला, जैसे ओस से भारी बैंगन। वह अपना सिर हिलाती रही। उसने एक तौलिया उठाया, उसे उसके सिर पर दबाया,
और मुझे नहीं पता कि फो डुओंग हाय ने उसका गीला सिर कैसे पोंछा, किस तरह का शैम्पू इस्तेमाल किया, लेकिन यह उसके शरीर से निकलने वाली चीड़ की हल्की सुगंध के साथ साथ गार्डेनिया फूलों की हल्की सुगंध, कोमल, ताज़ा ताज़ा, सुखद निकला। लेकिन जब उसके बाल सूखते हैं तो मेरी उंगलियां महसूस होती हैं। गली रास्ता उसके माथे से गर्मी उभर आई। मिनखे अब किस्मत मांगने के मूड में नहीं था। वह बस जल्दी से फो डुओंग हाय के बाल सुखाना चाहता था और वापस बिस्तर पर जाकर खुद को कंबल से ढककर पसीना बहाना चाहता था। फर्श पर कड़वाहट और अंतहीनता से सोचते हुए, बेबी मास्क ने मेरे साथ बहुत दयालु व्यवहार किया, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मुझे बॉस मानती थी। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। क्या वह लंबा है? क्या वह अमीर है? हाय, क्या यह तौलिया आपके बाल सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है? मैं इसे ले जाऊंगा। इस समस्या के बारे में सोचने से पहले मिनखे का सिर सूखने वाला था। फो डुओंग हाय ने आलस्य से अपनी आंखें उठाईं और देखा। अपने पैर पोंछे। उन्होंने कड़वाहट से पुष्टि की, आपने इसका उल्लेख पहले क्यों नहीं किया? फो डुओंग हाय को उन चीजों पर ध्यान देने का मूड कहाँ से मिला? मुझे मिस्टर हाय मत कहो। मिनखे के हाथ उसके बालों को पोंछते हुए रुके। क्या? मुझे बॉस कहकर बुलाओ। बॉस? लानत है बॉस। आप सोचते रहते हैं कि वह आपको पसंद करती है, लेकिन आखिर में वह आपको केवल बड़े भाई के रूप में देखती है। इतना भावुक होने के कारण मैं चेहरा खो देता और मर जाता। फो डुओंग हाय क्रोधित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुझे बॉस मत कहो। इसे क्या कहते हैं? मिनखे ने देखा कि उसके लाल बाल सूख गए थे। उसने तौलिया एक तरफ रख दिया, ड्रायर उठाया और अपने बाल सुखाने लगा। तभी उसने फो डुओंग हाय की आत्मदयापूर्ण आवाज सुनी। उस समय ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं युवा और अप्रपक्व था। अभद्र व्यवहार किया। तुम्हें जूनियर के रूप में स्वीकार करना इसलिए था क्योंकि मैं बहुत अहंकारी था। अब तुम मेरे जूनियर नहीं रहे। मिनखे, अभी 1 महीना ही बीता है और आप इसे जवानी कहते हैं? फो डुओंग हाय ने धीमी आवाज में कहा, या आप मुझे मिस्टर फो कह सकते हैं। सुखाना भी अच्छा चल रहा है। मेरे बाल सूखे और रोएदार हैं। मिनखे ने ड्रायर बंद कर दिया और सीधे फो डुओंग हाय की उभरी हुई पुतलियों को देखने लगी। फो डुओंग हाय की आंखें लाल थीं। न जाने यह बुखार के कारण था या किसी अन्य कारण से उसकी गोरी त्वचा लाल धब्बों के साथ पीली पड़ गई थी। उसकी आंखों के कोने पर छोटी मक्खियां भी उभरी हुई थी। यह पहली बार नहीं था कि मिनखे को लगा कि उसकी उपस्थिति उत्कृष्ट थी, लेकिन अभी उसके बालों को सुखाने के बाद उसमें एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। गंदे लाल बाल, ऊंची नाक, पुल सीधे तौर पर क्योंकि वह बीमार था। उसकी शक्ल कुछ कमजोर थी। उसकी आंखों में पानी की झील भरी हुई लग रही थी। मिनखे ने उसके चेहरे की ओर देखा, ड्रायर उठाया और शांत होने के बाद उसे चालू कर दिया। मैंने बस वही सुना जो वह कह रहा था और सुनने का नाटक किया। उम्मा, अच्छा, क्या श्री फो ने अभी तक अपनी दवा ली है? इसे अक्षरशः पिए। नहीं तो सर्दी की दवा भी लाऊंगा। दवा लेने का मतलब मानसिक समस्याओं के लिए दूसरे व्यक्ति की आलोचना करना भी है। यह सच है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती। तुरंत गलती से उन्हें अंकल फो कह दिया। मिनखे ने अपने साथ लाई गई दवा के ढेर से 2 गोलियां निकाली, उन्हें फो डुओंग हाय की हथेली में रख दिया, फिर उसके माथे पर एक सफेद बुखार कम करने वाली दवा चिपका दी और कहा, दवा लेने के बाद सो जाओ, मैं खाना बना दूंगी। पहले दलिया। फो डुओंग हाय उसकी देखभाल करता रहा, उसके दलिया पकाने के दृश्य को घूरता रहा। चावल खोजने के लिए दौड़ते मिनखे से अपनी नजरें नहीं हटा रहा था, लेकिन पता चला कि फो डुओंग हाय के घर में कुछ भी नहीं था, करने के लिए और कुछ नहीं था। इसलिए मैंने खाना ऑर्डर करने के लिए अपना फोन निकाला
और ताजा उपज की दुकान से मेरे लिए चावल और सब्जियां लाने को कहा। अमीर लोगों का रहने का क्षेत्र वास्तव में बहुत सुविधाजनक है। 10 मिनट से भी कम समय के बाद एक डिलीवरी स्टाफ दरवाजे पर आया। खाना। खुली रसोई में जाओ और खाना बनाना शुरू करो। दलिया फो डोंग हाय को सोने से इनकार करते हुए उसके माथे पर सफेद बुखार को कम करने वाले पैच के साथ बस बिना पलक झपकाए उसे देखते हुए, वैसे भी दवा लेना ठीक है, थोड़ी देर के बाद बुखार कम करने वाली दवा प्रभावी हो जाएगी। आप लिविंग रूम में कंबल लपेटकर बैठ सकते हैं। पेंटहाउस अपार्टमेंट अचानक शांत हो गया। फो डोंग हाय ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज कर्कश थी। वह हिल गया। क्लास को बहुत समय हो गया है और मैंने तुम्हें कभी किसी और का जिक्र करते नहीं देखा। क्या आप हा डांग को नहीं जानते? मिनखे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कहा, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं पहले जानता था, लेकिन अगर आप उन्हें जानते भी हैं तो आप उनके नाम याद नहीं रख सकते। उदाहरण के लिए, कक्षा 6 के नेता कान्ह किन्हा। मिनखे ने सूचीबद्ध किया। फो डोंग हाय ने नामों का एक समूह खोजा और पाया कि केवल एक व्यक्ति था जिसका उसने उल्लेख नहीं किया था। वह थाम ले नग्यू था। स्कूल टीम के बारे में क्या? क्या आप जानते हैं? मिनखे ने सोफे से फो डोंग हाय की कर्कश आवाज सुनी। स्कूल टीम? मिनखे ने सोचा कि फो डोंग हाय को नींद नहीं आ रही है, इसलिए उसने उससे सहजता से बातचीत की और जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। युवा लोग लड़ने की भावना से भरे होते हैं, अक्सर पुरस्कार जीतते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। फो डोंग हाय ने पूछा, लड़कियों को उनका प्रकार पसंद आना चाहिए, है ना? मिनखे ने अतीत में थाम ले नघियू को मिलने वाले प्रेम पत्रों की संख्या के बारे में सोचा। हर सप्ताहांत डेस्क की दराज में भरे पत्रों की संख्या एक कूड़ेदान को भर सकती थी। उसे पूरे स्कूल में शीर्ष व्यक्ति होना चाहिए, किसी को भी दूसरा स्थान नहीं दिया गया है। उसने उत्तर दिया, अधिकांश लड़कियों को यह पसंद आना चाहिए। उसके पीछे सन्नाटा था। दलिया पक चुका था। मिनखे कटोरे और चॉपस्टिक की तलाश में नीचे बैठ गया और उसने कीटाणुनाशक कैबिनेट में कटोरे के 2 सेट देखे। उसने ऊपर देखा और फो डोंग हाय से पूछा, काले और लाल हैं, आप किस रंग के कटोरे का उपयोग करना पसंद करते हैं? फो डोंग हाय, यह निर्भर करता है। मिनखे ने काला कटोरा उठाया और दलिया उसमें डाल दिया। फो डोंग हाय का हाथ, जो कंबल के अंदर ढीला था, अचानक चुपचाप कड़ा हो गया। क्रोध, भ्रम, हानि, उदासी, ये भावनाएं एक ही समय में उसके दिल की गहराई में उमड़ पड़ी। उसे अचानक थाम लेन घिउ से ईर्ष्या हुई। उसने अपना सिर झुका लिया, अन्यमनस्क भाव से उठ खड़ा हुआ और शयन कक्ष में चला गया। क्या गलत? दलिया खाकर सो जाना। मिनखे ने दलिया का कटोरा पकड़ा और उसकी ओर देखा। फो डोंग हाय ने एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। खुद को कंबल से ढक लिया, कमरे में रेंग गया, खुद को एक भालू में लपेट लिया, अपना सिर अंदर छिपा लिया। दलिया ले जाते हुए सोचा, शायद दवा लेने के बाद वह असहज थी, उसे थकान महसूस हुई, इसलिए उसने दलिया को बिस्तर के बगल में रात्रि स्तंभ पर रख दिया और कहा, जब तुम्हारे पास ताकत हो तो उठो और कुछ खाओ, थर्मस में अभी भी कुछ बचा हुआ है। फो डोंग हाय, हाँ। मिनखे ने यह देखा और उसे अब और रुकना अच्छा नहीं लगा। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, घूमी और लाइट बंद करके बाहर चली गई। अपना बैकपैक उठाकर वह जाने ही वाली थी। उसने देखा कि फो डोंग हाय का फोन फर्श पर गिर गया था, इसलिए वह गई और उसे उठाकर मिनखे के कमरे में रख दिया। अचानक उसे फोन पर कुछ दिखाई दिया। क्या अब कोई फोन केस नहीं है? तुमने इसे क्यों उतार दिया? मिनखे को एक और उलझन महसूस हुई। वह फो डोंग हाय की तरह बचकानी क्यों हो गई? भले ही यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसे चिंतित होना चाहिए, लेकिन एक तरफ उसने फोन पर 2 बार नजर डाली। अब उसके फोन जैसा मामला नहीं था।
शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन फो डुओंग हाय आज अजनबी लग रही थी पहले की तुलना में, और मुझे उसे मिस्टर फो कहने दें। ठीक उसके बाद मिना खे को लगा कि इसका कारण शायद बुखार है जिसने उसे असहज कर दिया है। एक बार जब वे दूसरों के करीब आते हैं तो दूसरा व्यक्ति अचानक बदल जाता है। उसका सिर थोड़ा सा उसके दिमाग को अभी तक कारण नहीं मिला है, लेकिन उसके अवचेतन में भावनाएं पैदा हो गई थी। मिना खे चुप थी, किसी तरह फो डुओंग हाय की तरह ऊब और सुस्ती महसूस कर रही थी। उसने विचारों को खारिज करते हुए अपना सिर हिलाया और फो डुओंग हाय के घर से चली गई। जब वह नीचे गई, उदास होकर यह सोच रही थी कि घर कैसे पहुंचे। एक कार धीरे धीरे उसके सामने रुकी। ड्राइवर की सीट से झुकते हुए वकील ट्रुंग ने कहा, मिस ट्रायू, बाहर बारिश हो रही है। मिस्टर फो ने मुझसे तुम्हें घर ले जाने के लिए कहा।